23 में प्रीलिम्स फेल होने के बाद सब कुछ फिर से देखना, जीरो से देखने वाला नजरिया बना। मैं तो कई बार सोचता हूँ इट वाज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर इसी का एक पैटर्न है, उसको समझना जरूरी है। बहुत सारी एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं। मैंने गलत किताबें भी बहुत पढ़ी। ऐसा नहीं मैं सब मुझे राइट टाइम पे ही सब कुछ मिल गया, नहीं। मैंने पूरे नोट्स बना के फाड़े हैं। मैं 300-300 पेज के नोट्स भी बनाया हूँ चीजों के, मैं फाड़ देता था क्योंकि मुझे नोट्स ही नहीं अच्छे लगते थे। जैसे क्या होता है ना, जो आप व्यक्ति आपके लोवेस्ट पे आपका साथ देता है वही व्यक्ति आपके हाईएस्ट को डिजर्व करता है। इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि मेरा 23 वाला प्रीलिम्स इसीलिए नहीं निकला क्योंकि मैं क्या करता था ना, मैं पूरा नॉलेज पे खेलता था। जितना मैं पढ़ लूंगा उससे हो जाएगा, नहीं। यूपीएससी में ना आपको पैटर्न समझना होगा, ट्रिक समझना होगा। ट्रिक काम करता है, जैसे कुछ अफवाह है, कुछ लोग मैंने देखा कहते हैं कि अरे ट्रिक नहीं लगी। ट्रिक कब लगेगा? जब आपका नॉलेज होगा ना। मैंने जब सीखा तो मेरा पूरा जर्नी आसान हुआ। और प्रीलिम्स में फिर क्या है, 2024 में मेरा सिर्फ सिविल्स का कट ऑफ ही नहीं निकला, मेरा फॉरेस्ट का भी कट ऑफ। इसके पहले दोनों 2021-22 में मेरा सिर्फ सीएससी का कट ऑफ निकलता था, वो भी 1-2 नंबर ज्यादा रहता था बस। मतलब मैं बॉर्डर पे रहता था, प्योर नॉलेज पे वो निकलता था। 23 वाला नॉलेज फेल कर गया। नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीसैट है ना, ये बड़ी कमजोरी है कई सारे बच्चों की। इस साल भी वैसे हो गया। देखिए, मैं आईआईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो एक ये नेचुरली माना जाता है कि मेरा मैथ बहुत अच्छा होगा, और था भी। 11th में मेरा बहुत अच्छा मैथ था। अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ हैं जो बहुत ठीक है, सपोर्टिव भी हो सकता है ना पार्टनर, ऐसा थोड़ी कि वो आपको हमेशा पुल डाउन करे, तो आप छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, क्योंकि करियर आपका है, जिंदगी आपकी है। ठीक है, प्रीलिम्स में मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट्स मेरे लिए गुरु की तरह रहा। सच्ची में? सच्ची में। और ऑप्शनल के लिए? ऑप्शनल के लिए शिवा तेजा सर मेरे लिए गुरु की तरह रहे। इंटरव्यू में एक हेमंत झा सर हैं, हाँ। वो, उनको मैं बहुत क्लोजली मुझे मानते हैं और मुझे काफी बेटे की तरह उन्होंने चीजों को समझाया। सीएससी और रिलेशनशिप विच ब्रेक्स पीपल मोर? अगर रिलेशनशिप में कोई ब्रेक होता है तो वो रिकवर कर सकता है, बट अगर कोई सीएससी में ब्रेक हो गया, जैसे किसी का नहीं निकला, लाइफ टाइम फिर वो रिग्रेट बना रहता है, उससे इंसान रिकवर नहीं करता। अगर किसी का 6 अटेम्प्ट खत्म हो गया तब उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा। इफ यूपीएससी वाज अ पर्सन, व्हाट वुड यू टेल देम राइट? मैं ये कहूंगा कि प्रीलिम्स होते ही आंसर की निकाल दीजिए। एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट। इंडिया दैट इज भारत। भारत आज भी गांव में बसता है। भले वो गांव या कस्बा क्यों ना हो, लेकिन यहाँ के सपने बड़े होते हैं। यहाँ बीज बोए जाते हैं विकसित भारत के। आइए आज ऐसी बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के ढीमा गांव से, जहां आज़ादी के बाद पहली बार एक आईएएस अफसर बना। मुझे इस बात की फ़क्र है कि जो ऑल इंडिया रैंक 78 आए हैं अपने निरंतर मेहनत के बदौलत, अभिषेक सिंह जी ये हमारे ही छात्र हैं। आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक जी, वेलकम टू दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट। आपका आप ही के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी बात को एस्पिरेंट कम्युनिटी के साथ शेयर करूं, और मैं ग्रेटफुल हूं। आपने जो भी इस जर्नी में मेरी हेल्प किया है, कहीं ना कहीं सबका योगदान रहता है, तो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। अभिषेक, मुझे ये बताओ कि आपका अभिषेक ये नाम किसने रखा? अभिषेक नाम तो मेरे पिताजी ने रखा था, और बहुत कॉमन नाम था, तो बहुत ज़्यादा वो मेहनत नहीं करना चाह रहे थे नाम हम ढूंढने में। तो उस समय ऐसे ही अभिषेक नाम पॉपुलर था तो रख दिया। तो अभिषेक, आपको याद है अगर इसकी स्पेलिंग आप देखें तो इसमें आईएस निकल के आता है। जैसे अभिषेक सिंह तो ABHISHEK, तो IAS, ये तीनों भी अल्फाबेट यहाँ आते हैं। हुँ। अरे ये तो चलो बनी बनाई बात है, लेकिन हाँ, पहले मैं कभी-कभी ऐसा सोचता था कि जैसे अभिषेक सिंह एएस लिखो, तो एएस था लेकिन आई मिसिंग था। हुँ। तो जब मैंने आई में बिलीव करना शुरू किया तो मुझे लगता है आई भी लग गया और आईएएस हो गया। वेरी गुड। और वैसे भी आप आईआईटीएन हो, तो आई भी लग गया था जब आईआईटी हैदराबाद में चले गए थे आप। हाँ, लेकिन उस आई में और इस आई में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, जने एआई अलग है। ये आई वाला जो अलग है, जो खुद पे जो आप बिलीव जो हुँ। बोलते हैं वो। अभिषेक जी, आप ये बताओ कि आपको दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट के बारे में कब पता चला? मेरा 2021 में प्रीलिम्स निकला, 22 में निकला, लेकिन 23 में मैं प्रीलिम्स फेल हो गया। हुँ, जब फेल हुआ तो एक झटका लगा हुँ, कि ये कैसे संभव है हुँ। कि लगातार 2 प्रीलिम्स के बाद इंसान फेल हो गया। तो 23 के बाद मैंने ऐसे घबरा के इधर-उधर ढूँढना शुरू किया, दोस्तों से बात किया, नेट पे सर्च किया। हाँ। तो मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं याद, लेकिन कहीं से मुझे दिल्ली सीक्रेट, यूपीएससी दिल्ली सीक्रेट के बारे में पता चला, और फिर मैंने कॉन्टैक्ट वगैरह किया, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर मेरा 24 में प्रीलिम्स निकला, और सिविल्स का ही नहीं बल्कि फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर हुआ 2024। 2024 में। अब ये है अभिषेक जी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अब ऑनलाइन में इतने सारे स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, तो हर किसी का नाम भी हम नहीं जान पाते। लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि जब आपने सिलेक्शन होने के बाद खुद कॉन्टैक्ट किया कि सर आपका योगदान रहा है। तो ये एक अच्छे इंसान की एक पहचान होती है। तो मेरा मानना ये है कि जो भी स्टूडेंट मुझे देखते हैं, पोस्ट होल्डर्स होते हैं, तो एटलीस्ट एक बार तो भी उन्होंने संपर्क करना चाहिए।
मेरा एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा था, जैसे आपने कॉन्टैक्ट किया वैसे ही एक बार ऑल इंडिया रैंक 22 पवन दत्ता ने भी कॉन्टैक्ट किया था कि सर इस कोर्स से फ़ायदा हुआ। मेरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो जाए। अभिषेक ये बताओ कि आपकी स्टोरी बहुत दिलचस्पी है। जैसे कि 2021 और 22 में आपने प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिखा, उस टाइम में आपने सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लिया था और 2023 में फेल होने के बाद फिर पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, प्रीलिम से लेके ऑप्शनल और ये सब। तो ये कब सोचा आपने और ऐसा क्यों लगा आपको? एक्चुअली 2022 में जब मैंने मेंस लिखा, हुँ, तो सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल से लिखा था, मतलब दूसरा मेंस। मैंने अपना 100% दे दिया था सिविल ऑप्शनल में। अब इससे ज़्यादा मैं सिविल इंजीनियरिंग को नहीं दे सकता था और बहुत टाइम भी लेता था। इसके चक्कर में बाकी जीएस का सब्जेक्ट सब मिस हो जाता था, ढंग से उसको पढ़ नहीं पाता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब ऑप्शनल चेंज करना है, तो मैं उसी दौरान एक विपासना मेडिटेशन कैंप में गया था। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वहाँ पे मुझे 2 बच्चे मिले, 2 एस्पिरेंट्स जो सिमिलर उनका बैकग्राउंड था, उनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था। हुँ, उन्होंने चेंज करके एंथ्रो लिया था। तो वहाँ उनसे बातचीत हुई तो काफ़ी मैं मोटिवेट हो गया। तो कहीं न कहीं 2023 का जो बिगिनिंग था, जनवरी वाला टाइम, क्योंकि 2022 के एंड में वही सेकंड मेंस खत्म हुआ था। तो 2023 के बिगिनिंग में मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे जो है एंथ्रो लेना है। तो फिर मैंने एंथ्रो की जर्नी अपनी स्टार्ट की और मैंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया। नॉर्मली जैसे सारे एस्पिरेंट करते हैं, हर चीज़ देखी, मतलब हर टाइप के कोर्सेज़ एक्सप्लोर किए, बहुत सारी किताबें देखी। जैसे उस दौरान मुझे एक बुक मिली, सेपियंस, हुँ, जो युval नोआ हरारी की किताब है। हुँ, बड़ी अच्छी किताब है ह्यूमन सोसाइटी के बारे में। तो उस किताब ने मेरा नज़रिया बदला, मुझे और कॉन्फिडेंट किया एंथ्रोपोलॉजी को लेकर के। हुँ, और फिर मुझे एक दोस्त से पता चला, एक सर हैं हमारे, शिव तेजा सर हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी वो पढ़ाते हैं, उनका बड़ा अच्छा कमांड है एंथ्रो पे। तो फिर मैंने ट्रस्ट करके मैंने कहा भाई मुझे ज़्यादा टाइम तो है नहीं और मुझे ऐसा चाहिए कि जो मुझे कंप्लीट गाइडेंस दे सके। तो फिर मैंने सर के ऊपर ट्रस्ट किया और मैंने कोर्स स्टार्ट किया और फिर फाउंडेशन बैचेस ख़त्म किए। फिर उसके बाद में अपना प्री और मेंस के बीच में भी सर से अच्छा हेल्प लिया मैंने। इस तरह से रहा है। और जैसा कि आपने कहा 23 में प्रीलिम्स फेल हो गया। हुँ, 23 में प्रीलिम्स फेल होने के बाद एक सब कुछ फिर से देखना, ज़ीरो से देखने वाला नज़रिया बना। मैं तो कई बार सोचता हूँ इट वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ फॉर मी। अच्छा हुआ कि मैं फेल हुआ, क्योंकि फिर मैं अपने आप को चेंज कर पाया, हुँ, राइट? तो फिर मैंने एक-एक स्टेज, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर चीज़ के लिए मैंने डीप में पढ़ाई की। हुँ, उसमें ऑप्शनल, प्रीलिम्स के तरीके चेंज करना। जैसे उसके पहले मैं पूरा नॉलेज पे खेलता था। मुझे लगता था बस किताबें पढ़ लो, रट लो और वहाँ आंसर बन ही जाएगा। लेकिन यूपीएससी में एक नॉलेज की एक लिमिट है, आप कितना पढ़ोगे? बिल्कुल। एक लिमिट है। तो उससे मैं जब बाहर देखना शुरू किया थोड़ा-सा, तो मुझे और चीज़ें समझ में आई कि नहीं, यूपीएससी में ना प्रीलिम्स में जैसे लैंग्वेज का जो पैटर्न है, हुँ, यूपीएससी का एक पैटर्न है, उसको समझना ज़रूरी है। हुँ, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसको समझना ज़रूरी है। बहुत सारी एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं, उसको समझना ज़रूरी है। तो ऐसे करके जब मैं आगे बढ़ा, फिर मेंस में मैंने जम के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया, बहुत सारे नोट्स बनाए, इंट्रो पे भी मैंने खूब काम किया, तो फिर चीज़ें बदली हैं। मैंने स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत फ़ोकस किया है, हुँ। पूरे दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों स्टेज के लिए। मैंने आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस पे काफ़ी फ़ोकस किया है। मैंने नोट्स बनाने पे खूब फ़ोकस किया है, डिसिप्लिन रखना, ये सब चीज़ें की और कंबाइंडली ये सब वर्क किया है मेरे लिए। थैंकफुली मैंने 24 में फिर तीनों स्टेज ही क्लियर किया और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। अभिषेक मुझे ये बताओ कि ये आपके अंदर से आता था या आप वैसे रिवॉल्यूशनरी पर्सन हो? जैसे कि 2 बार आप प्रीलिम फेल हो गए, चलो 2023 के बाद आप मेरे पास आए। प्रीलिम तो होना ये 2-3 महीने की बात तो होती है, लेकिन ये सस्टेन करना बहुत ज़रूरी होता है कि साल भर उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना और उसमें भी आपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स 298 लेकर आए, वन ऑफ द हाईएस्ट। और जो बंदा आईआईटी से है, जिस बंदे ने कभी बायोलॉजी पढ़ा नहीं, ऐसे आप ये करके आए, तो मार्क्स हासिल किए। तो आप पहले से ये अंदर से आता था या आप उस रिवॉल्यूशनरी टाइप की पर्सनैलिटी हैं? मुझे लगता है यूपीएससी ना आपके अंदर जो कोर में सबकॉन्शियस में बैठा है, हाँ, उसको भी बाहर निकाल के ले आता है। हाँ, मतलब कोई इंसान बहुत शाई है, हाँ। यूपीएससी की जर्नी इतनी टफ होती है, हुँ, क्रूएल जर्नी होती है कि आपको अपना बेस्ट बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ यू कैन नॉट क्लियर दिस एग्ज़ामिनेशन। हुँ, तो मैंने भी ऐसा नहीं कि मुझे मेरी जर्नी इनफैक्ट 5 साल लंबी रही है। तो इस जर्नी के दौरान मल्टीपल इटरेशंस करना, मैंने गलत किताबें भी बहुत पढ़ी हैं। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं कि मुझे राइट टाइम पे ही सब कुछ मिल गया, नहीं। पहले गलत किया, उससे समझा रही तो
मैंने पूरे नोट्स बना के फाड़े हैं, मैं 300-300 पेज के नोट्स भी बनाया हूँ चीज़ों के, मैं फाड़ देता था, क्योंकि मुझे नोट्स ही नहीं अच्छे लगते थे। तो ये 5 साल टाइम आप देख रहे हो, तो सोचिए मैंने कितनी गलतियाँ की होंगी, सब किया है। ये 4th अटेम्प्ट में मेरा ऐसा हुआ 2023 के प्रीलिम्स फेलियर के बाद मेरा सब कुछ चेंज हो गया। मैंने हर चीज़ पे इतना डीपली काम किया है, जिसका ये रिज़ल्ट आया। और जैसे आप कह रहे हो रिवॉल्यूशनरी, तो रिवॉल्यूशनरी तो बनना पड़ेगा। हुँ। आपको अपनी लाइफ़ में अगर आप कुछ चेंज लाना चाहते हो ना, तो आपको अंदर से खुद को चेंज करना पड़ेगा। और ठीक है, 23 का फेल होना मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ था, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। अब ये आपकी 4.5 साल की जर्नी रही है। तो इसमें आप गाँव से आते हो, मिडल क्लास फैमिली से आते हो हमारे जैसे, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि अब 4.5 साल हो गए, हम आईआईटी करते और अच्छी जगह ज़िंदगी सेट करवा देते, उससे अच्छा इतना ये 4.5 साल की तपश्चर्या हो गई, समाज का प्रेशर, रिश्तेदार का प्रेशर, ऐसे कभी लगता नहीं था आपको? नहीं, ऐसा नहीं लगता था। मैं आपको बताऊँ, मेरे दिमाग में ना बहुत क्लैरिटी थी कि मुझे सिविल सर्विसेज़ में ही जाना है, मुझे आईएएस ही बनना है। ये मेरा ड्रीम। तो मैंने कॉलेज में मैं प्लेसमेंट पे भी नहीं बैठा। 4th ईयर में कंपनीज़ अच्छी थी, मेरे कई दोस्त थे उनका प्लेसमेंट हो गया, आईओसीएल और ये पीएसयूज़ में हो गया, बट मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे एकदम क्लैरिटी थी। और कॉलेज के 4th ईयर से मैं सीरियस होके चीज़ों को देखने लगा, ठीक है? उसके पहले तो मैं कॉलेज लाइफ़ को थोड़ा एन्जॉय किया हूँ, लेकिन 4th ईयर में मैं बहुत सीरियस हो गया। और एक चीज़ और थी कि कॉलेज में ना कई बार एक नेशनल सर्विस स्कीम जो गवर्नमेंट की चलती है, उसके तहत सोशल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे क्लीनलीनेस ड्राइव हुआ और ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, विद्यादान इनिशिएटिव हुआ, ठीक है? तो इन सब में मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। वहाँ से मैं ग्रासरूट्स लेवल पे एक कनेक्टिविटी देखा और लोगों से मिलता था, वहाँ के विलेजेस में जाके एजुकेशन देता था। और साथ ही में एक चीज़ ये भी तो है, मैं बहुत ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, जैसे मेरा छोटा-सा गाँव ढेमा गाँव है। तो गाँव को मैंने बहुत क्लोज़ देखा है, लोगों की समस्याओं को बहुत क्लोज़ देखा है, कि किस तरह एक कागज़ तहसील में अगर बनवाना हो, तो कितनी मुश्किल होती है, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। आप जिले के डीएम, एसपी से मिलने जाएँ तो महीनों लाइन लगानी पड़ेगी। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं, तो मुझे लगा यार, अगर कुछ करने लायक है लाइफ़ में, हुँ। तो इन सब स्थिति को सुधारना, ये करने लायक है। क्योंकि मैं खुद के लिए तो जी सकता हूँ, वो तो सब कोई करता है, जानवर भी खुद के लिए जीता है ना। मेरा एक ये था कि कुछ मैं चेंज लाऊँ, अपने स्तर पे जो कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आऊँगा उलट-पलट कर दूँगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपने स्तर पे छोटा भी अगर मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, जैसे गांधी जी कहते हैं, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। तो मेरा एक वो ड्रीम है हुँ। कि कुछ चेंज लाया जाए। तो ये सब मुझे मोटिवेटेड रखा, और मैंने फिर क्लैरिटी के साथ मैंने प्लेसमेंट भी नहीं लिया, और मैं पूरा लगभग 5 साल की जर्नी रही। ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, और थैंकफुली आई क्लियर्ड ऑल ऑफ देम। अभिषेक, अब 5 साल की आपकी जर्नी रही है। ये तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों की इससे ज़्यादा भी रहती है और कई सारे इसमें बह भी जाते हैं क्योंकि उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलती। तो क्या यूपीएससी करने के दरमियान प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मैं ये मानता हूँ, जैसे 3 अटेम्प्ट, शुरू के 3 अटेम्प्ट इंसान को बहुत डेडिकेटेड वे में ना यूपीएससी की ही तैयारी करनी चाहिए। तीसरा अटेम्प्ट जब बीते, तब आप प्लान बी की तरफ सोचो। बहुत लेट भी मत करो कि 6 अटेम्प्ट बीत गए तब प्लान बी सोच रहे हो। क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका 100% डेडिकेशन माँगता है, 100% अटेंशन माँगता है। तो आप 3 अटेम्प्ट तक खुद को झोंक दीजिए, 100% दीजिए, उसके बाद आप प्लान बी देखिए। ये मेरा मानना है। अगर आपकी यूपीएससी में सिलेक्शन ना होता, तो आप क्या करते आज? राइट, राइट। अगर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता, तो मैं टीचिंग लाइन में जाता। मेरा टीचिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, हुँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉलेज के ही दौरान, मेरे सेकेंडरी ईयर में जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती है, उसमें मैंने आईआईटी जेईई का क्रैश कोर्स पढ़ाया हुआ है। रीवा मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों को मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई है। पूरा खत्म किया था 3 महीने में सिलेबस, और बड़ा ही अच्छा फीडबैक मिला था मुझे बच्चों से, सब बहुत तारीफ़ करते थे। हुँ। तो मुझे कहीं न कहीं एक लगता था कि मेरे अंदर टीचिंग वाली वो एक एप्टीट्यूड है, हुँ। क्योंकि बच्चों से पता चला, मैं खुद से नहीं, बच्चों से पता चला। तो ये था कि यूपीएससी में भी, जैसे ही मेरा चौथा अटेम्प्ट था, मैंने सोचा था कि अगर नहीं होता है, तो मैं ट्राई करूँगा, कहीं कुछ पढ़ाऊँ, स्टार्ट करूँ, ऐसा सोचा। न जाने आपने कितने बच्चों को अब मोटिवेशन दिया होगा, इंस्पायर किया होगा कि उनको लगता होगा कि हमारे टीचर आईएएस बन गए तो हम भी एक दिन आईएएस बन जाएँगे, समाज की सेवा करेंगे। अभिषेक, ये बताओ, जब रिज़ल्ट आउट हो गया और पीडीएफ आपके हाथ में आई, तो अक्सर होता है जो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट देखो, मेंस का देखो तो हाथ काँप जाते हैं। तो आपकी क्या रिएक्शन थी?
जब रिजल्ट आया तो मैं एक्चुअली ज़मीन पे लेटा हुआ था फर्श पे, क्योंकि सुबह से चेक करते-करते थक गया था। हाँ। तो इंसान ऊब के चलो लेट जाते हैं, ऐसा मैं लेट गया था। हाँ। फिर लेकिन आदत है, फिर उँगली चल रही है, देखा अचानक से पीडीएफ आ गया और एक जैसे अचानक से लगा कि हार्ट बीट रुक गई है। हाँ। ऐसे एक धक्का सा लगता है। तो फिर लेकिन ओपन किया हिम्मत के साथ। हिम्मत नहीं हो रही थी कि रोल नंबर डालूँ, थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हैं किस नंबर पे है, ठीक है? एक-एक क्योंकि वो टुन्न की आवाज़ आती है, जैसे आप अपना रोल नंबर डालो, नहीं है तो टन, हाँ। तो बड़ा तकलीफ होता है। तो मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया, मुझे शायद दूसरे या तीसरे पेज पे ही हाँ। 78 मेरा रोल नंबर के साथ मुझे दिखा और मतलब मैं विश्वास तो हो रहा था? विश्वास नहीं हुआ, मैंने 78 नहीं एक्सपेक्टेड था, 2 डिजिट में रैंक नहीं एक्सपेक्टेड था। मैंने 2, 3, 4 बार चेक किया, पहले वैसे देखा, फिर रोल नंबर ऊपर फाइंड वाले में जाके देखा, क्योंकि अभी घर वालों को बताना है। पता चला नहीं हुआ, बता दिया, उनको सदमा-वदमा लग गया, हुँ। तो घर वालों को सदमे से बाहर लाना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने ऐसे वेरीफ़ाई किया, फिर बताया, फिर मैं गया, सबसे पहले अपने माताजी के चरण स्पर्श किए, पैर छुए, आशीर्वाद लिया, फिर सबको बताया, फिर पिताजी के पैर छुए और फिर सब लोग चिल्लाने लगे, हूटिंग होने लगी, हुँ। मैं भी रोने लगा, कई लोग तो रोने लगे, खुशी के आँसू हुँ। खुशी के आँसू सबके आ गए, सब गले मिलने लगे। दिस वाज़ द होल रिएक्शन। और उस टाइम पे थैंकफुली मेरे घर में ही एक फंक्शन था और बहुत सारे लोग भी जुटे हुए थे, गेस्ट थे। हुँ। तो उसने मतलब चीज़ों को और अच्छा कर दिया। हुँ। ये चीज़ें डबल ट्रिपल हो गई खुशी, ऐसा रहा है। तो अब इस सेलिब्रेशन के दरमियान आपने सबसे ज़्यादा किसको मिस किया? इसके दरमियान एक्चुअली मेरे दादाजी जो हैं, वो उनकी डेथ हो गई थी 2018 में, जब मैं कॉलेज में था। तो उन्होंने बचपन से मैं 3 भाई-बहन हूँ, हम लोग को काफ़ी मेहनत से पढ़ाया। मतलब 4 बजे सुबह उठा देते थे, टाइम से खाना, टाइम से सोना, पढ़ाते भी थे। तो मैंने उनको काफ़ी मिस किया, क्योंकि उनका कहीं न कहीं सपना था कि मैं सिविल सर्वेंट, कई बार कहते थे कि एक लड़के को आईएएस बनाऊँगा, एक को डॉक्टर बनाऊँगा, ऐसे दादाजी बोलते थे। हुँ। तो उस समय मैंने दादाजी को बहुत मिस किया और दूसरी बात, उस वक़्त मैं घर पे था, रिज़ल्ट आया। तो मैं ये भी चाह रहा था कि मेरे जो दोस्त हैं, जो इस जर्नी में मेरा साथ दिए हैं, वो भी वहाँ होते ना, तो बड़ा मज़ा आ जाता। मतलब ऐसा कि फैमिली भी है, दोस्त भी सारे हैं, हुँ। तो एक और मज़ा आता। तो मैंने दोस्तों को और अपने दादाजी को बहुत मिस किया। अभिषेक ये बताओ, जब आप प्रिपरेशन के दरमियान एस्पिरेंट लाइफ में थे, तो आपको कौन से दोस्त ने मदद की? ऐसा क्या है कि आप बोल सकते हैं कि हाँ, इन लोगों ने मेरे लाइफ में हीरोइक रोल प्ले किया? राइट, राइट। तो मैं शुरू करता हूँ कॉलेज के दिनों से। कॉलेज के टाइम पे जब हम लोग ये ड्रीम फ़ेज़ में थे, जैसे 4th ईयर ऑफ द कॉलेज, उस समय मेरे बहुत अच्छी मेरी ग्रुप बन गई दोस्त। जैसे मेरे एक दोस्त है अर्पित, एक है रोहित, एक है आकाश, एक है विनीश। ये कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और ये सब हम पाँचों साथ में तैयारी शुरू की और इस बार ही 3 लोग का सिलेक्शन हो गया। मेरा, रोहित और आकाश का, तीनों का? तीनों का सिलेक्शन हो गया अरे वाह! और अर्पित और विनीश अभी तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे ग्रुप ने ही हम एक-दूसरे को मोटिवेट करते थे। दिस इज़ वेरी गुड। पीयर ग्रुप एक कहते हैं ना कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर क्लोज विथ। तो अपना संगत ही हमको अच्छी बनानी चाहिए। तो वहाँ से आई एम फॉर्च्यूनेट कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हुँ। और उसके बाद जब मैं आगे आया, कॉलेज हम लोग पास किए, तो हम लोग कई बार साथ भी रहे हैं, कई बार दूर भी रहे हैं। तो उस दौरान मुझे जो मेरे साथ 5 साल की जर्नी रही है, तो उस पीरियड में मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, जैसे एक रजनीकांत, मेरा रूम पार्टनर। ये जब मैं मेरे साथ उसने 6-7 महीने रूम शेयर किया है। तो हम दोनों एक-दूसरे को हमेशा मोटिवेट करते थे। मतलब हम कभी कॉम्पिटिशन नहीं करते थे। जैसे कुछ लोग होते हैं अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है, उसके हुँ। नंबर ज़्यादा, उनके नंबर, ऐसा नहीं था। मेरा और रजनीकांत का बॉन्ड ऐसा है कि हम फ्रीली कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। हम एक-दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, राइट? ये रहा। उसी दौरान मुझे कई बहुत और अच्छे दोस्त मिले, जैसे एक रागिनी जी हैं, वो मिली, एक अंजेश भाई हैं, वो मिले, ठीक है? तो इन लोगों ने भी हमेशा मुझे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या पोटेंशियल है, वो एहसास दिलवाया। जैसे जामवंत जी हनुमान जी की शक्ति को याद दिलवाते थे कि आप इस समुद्र को उड़ के भी क्रॉस कर सकते हो, आपके अंदर ये क्षमता है। तो स्पेसिफिकली रागिनी जी और अंजेश जी का ये कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा कि इन लोगों ने मेरे लोवेस्ट फेज पे, जब मुझे डिमोटिवेशन फील होता था या फिर मुझे लगता था एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इन दोनों ने कभी विश्वास करना नहीं छोड़ा। तो स्पेशली प्रीलिम्स से पहले तो ये था ही, ये दोस्त मेरे प्रीलिम्स के पहले ही बने थे, लेकिन 2024 के प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मेरा क्या था, मुझे टाइफाइड हो गया था हुँ। हुँ। और मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। मेरे लेग की सर्जरी हुई थी एक्चुअली 2 साल पहले ही, लेकिन वो घाव रिवाइव हो रहा था। उस समय मतलब मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ से मैं गुज़र रहा था। साथ में कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो
रागिनी जी और अंजेश जी ने हुँ। हमेशा मेरा कांस्टेंट सपोर्ट एक कह सकते हैं, जिन पे मैं हमेशा कॉल करके कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मुझसे बात करनी है। ये वाले फ्रेंड जो होते हैं ये, और हमेशा पढ़ाई में कि ये लोग पता है कई बार मेरे लिए रिसर्च करते थे। हुँ, जैसे मेरी तबीयत खराब है, मुझे टाइफाइड हुआ था, मुझे बुखार है। हुँ। तो ये दोनों मेरे लिए नोट्स बना देते थे। मेरे लिए रिसर्च करके आते थे कि भाई ये लो, ये पढ़ लो, ये ऐसा कर लो। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मुझे दोनों लोग जूस ले आके दे देते थे। जैसे बीमार है, पूरा केयर करना। हुँ। लाइक मैं कितनी बार थैंक यू बोलूँ वो कम होगा। तो सिर्फ़ मेंस तक ही नहीं, उसके बाद मुझे नहीं बिलीव होता था कि मेरा मेंस निकलेगा। लेकिन इन दोनों को हमेशा लगता था कि सिलेक्शन इसका हो रहा है, हुँ। निकलेगा। ये जो वर्ड्स होता है, अगर आपको कोई बोल दे इस दौरान कि नहीं भाई तुम्हारा तो हो रहा है। हुँ। मतलब उन्होंने मेरे अंदर वो पोटेंशियल देखा, राइट? तो वो चीज़, उसके बाद मेंस के बाद जो है फिर जैसे इंटरव्यू का टाइम आया, हुँ। ठीक है? उस समय भी मेरा बीपीएससी और यूपीपीसीएस का भी तरफ झुकाव था, क्योंकि मुझे लगा इसकी भी प्रिपरेशन करता हूँ। हुँ। तो जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, तो मैं इन दोनों को कॉल करके मैं डिस्कस करता था टॉपिक्स, ठीक है? हम लोग घंटों-घंटों चर्चा करते थे, तो उनका भी तैयार हो रहा है, मेरा भी तैयार हो रहा है। उसके बाद इंटरव्यू का तैयारी के दौरान भी इन्होंने बहुत हेल्प किया। मतलब कि पूरा जैसे डेफ में कीवर्ड्स है, उसपे क्वेश्चंस हम लोग बैठते थे साथ में, हुँ। तो ये दोनों क्वेश्चंस पूछते थे, जितना हो सके, ठीक है? हर टॉपिक पे डेफ में तो हमको पता है कितना प्रिपेयर करना होता है। पूरा इन्होंने प्रिपेयर करवाया। मेरा ड्रेस सिलेक्शन से लेकर के जूते, उस जूते क्या पहनना है, ड्रेस क्या होनी चाहिए, कैसे क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, हर चीज़ पे इन लोगों ने काम किया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ रागिनी जी का और अंजेश जी का, कि इस क्रिटिकल फेज़ में, स्पेशली 4th अटेम्प्ट में, जब आप समझ लीजिए कि सिलेक्शन हुआ है मेरा, हुँ। राइट? तब इन्होंने इतना साथ दिया, और मैं चाहूँगा कि मैं लाइफ़ टाइम दोस्त रहूँ, और दोस्ती ऐसे हमारी बरकरार रहे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको कि आपके जो रिश्ते हैं ऐसे ही प्यार भरे आगे बढ़ते रहें। अभिषेक, रिसेंटली ना जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था, तो मैंने एक नोटिस किया, जैसे कि स्टूडेंट एक-दूसरे जो मेरे से बात करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि भई वो फ़ेल हो गया, चलो हम भी फ़ेल हो गए तो हमें कोई तो भी साथ में मिल गया। तो लोग इसमें खुश हैं कि हमारे फेल्योर के साथ किसी का फेल्योर है, लेकिन आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं। तो ये बताओ कि जैसे कि आईएएस बनने के बाद हर किसी का फ्रेंड सर्कल अलग बनता है, समाज में एक ऊपरी स्तर में चले जाते हैं। तो क्या आप ये अपने दोस्तों को लाइफ़ टाइम साथ में रखोगे या भूलोगे? ये मेरे जिगरी दोस्त हैं सब। हाँ। मैं लाइफ़ टाइम इनके साथ रहूँगा, और मैं जो कुछ भी अपनी तरफ से इनके लिए कर सकता हूँ, जिस दोस्ती में जो कुछ कर सकता हूँ, वो सब करूँगा। और मतलब कि जैसे क्या होता है ना, जो आप व्यक्ति आपके लोवेस्ट पे आपका साथ देता है, हुँ। वही व्यक्ति आपके हाईएस्ट को डिज़र्व करता है। तो लोवेस्ट पे जो लोग साथ दें, उनको मैं नहीं भूल सकता। हुँ। मतलब चाह के भी नहीं भूलूँगा। हुँ। तो लाइफ़ टाइम मैं साथ रहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि एक एक हेल्दी फ्रेंडशिप हमेशा बनी रहे। तो आप वो ज़िक्र कर रहे थे कि आपके इंटरव्यू के कपड़े भी उन्होंने सिला दिए, उनकी चॉइस थी ये सब। तो इंटरव्यू के दिन का क्या माहौल था? इंटरव्यू के दिन मतलब ये हुआ था कि जैसे जैसे होता है कि पूजा पाठ तो सब करते ही हैं। हुँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब पेरेंट्स तो पूजा करते हैं, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए पूजा किया, व्रत रखा है। समझ रहे हैं? हुँ। ये जो रागिनी जी हैं और अंजेश जी हैं, हुँ। ये दोनों मेरे लिए मंदिर गए, पूजा किया, और उसके बाद मैं तो, मेरे पेरेंट्स तो पूजा करते ही हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कि इतना डीप लेवल का लोग मुझे सपोर्ट किए हैं। हुँ। और इंटरव्यू के दिन फिर क्या था कि पूरा प्रिपेयर होके मैं पहुँचा वहाँ पे, और मैं सुबह ही पहुँच गया था, 7 बजे ही पहुँच गया था। इंटरव्यू 9 बजे स्टार्ट होने वाला था। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे वीडियो कॉल किया, घर पे भी वीडियो कॉल से बात किया। इस तरह से एक सबने मोटिवेट किया कि भाई 2 घंटे हैं, कर लोगे, ऐसा-वैसा। फिर अंदर गया जब, तो एक टेबल थी, उसपे बैठा दिया, हुँ। 6 लोग को बैठा दिया, और तो सब आपस में बच्चे बात करते हैं कि भाई किसका कितना अटेम्प्ट है, हाँ। तुमने पहले इंटरव्यू दिया है क्या? सबका एक्सपीरियंस, हम लोग वहीं पे ऐसे बात करें, एक-दूसरे को काम करने की कोशिश करें, हाँ। क्योंकि हालत तो सबकी खराब है। हुँ। हुँ। उसके बाद क्या हुआ कि पता चला कि सुमन मैम का बोर्ड है, ठीक है? तो हम लोग को थोड़ा डर लगा, क्योंकि पहले से ऐसा सुन रखा था कि नंबर नहीं आते हैं। हाँ, तो अब हमने उसकी स्ट्रैटेजी बनाई कि क्या करें कि कि नंबर मिले। नंबर मिले। तो सबने ऐसे मोटिवेट, मतलब अच्छी बात है ना, यूपीएससी में मैंने देखा है, जो एलीट माइंड है, जो ब्राइट माइंड है, हुँ। वो सब सपोर्ट करते एक दूसरे को। वो अनहेल्दी कंपटीशन वाली भावना नहीं कि टांग खींच लिया, बिल्कुल। तेरे को गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। हाँ। विशाल सिंह एक लड़का है, एआईआर 56 है उसका, मेरे साथ ही बैठा था। अच्छा। अभी इस साल एआईआर 56 है।
तो वो भाई ऑलरेडी आईआरएस है, हाँ। तो वही पैनल में था। तो मैंने उससे पूछा, यार कुछ बताओ सुमन मैम का। उसने मुझे बहुत सारे फैक्ट्स बताए। हाँ। ऐसा मुझे बताया था कि फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो काफ़ी फैक्ट्स प्रिपेयर करवाया। उसका 184 मार्क्स आया, काफ़ी अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में, वही बोर्ड था। तो वहाँ पे ये माहौल था। फिर अंदर गया तो मैम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट की, और बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया। मतलब बोर्ड तो बहुत कॉर्डियल है, हम्म। मतलब आपको प्रेशर नहीं फील होने देगा। वो बहुत नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं और सुनते हैं, हम्म। आपकी एक-एक बात को सुनेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है? आप वो, क्योंकि वो आपको डीप में समझना चाहते हैं, हम्म। सही बात तो ये है। वो फ़ॉर्मेलिटी तो कर नहीं रहे हैं। तो वो सब हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया। हम्म। इनफैक्ट मैंने, मुझे लगता है कि 7-8 क्वेश्चन में सॉरी बोला होगा हाँ। टोटल, ठीक है? और मतलब इंटरव्यू की वजह से मुझे लगता है मेरी रैंक ऐसी आई है, मेरे सिर्फ़ 160 मार्क्स थे इंटरव्यू में, 160। अच्छा। मेरे रिटन में बहुत ज़्यादा 830 मार्क्स हैं। तो अगर इंटरव्यू में थोड़ा और ज़्यादा होता, जैसे 200 होता, 190, तो अंडर 15 रैंक आ सकती थी। तो बट वो सब तो जो बात गई, बात गई। मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ, जो मिला। इंटरव्यू देना ही मेरे लिए ग्रेटफुलनेस है, हम्म। क्योंकि मेरे गाँव से शायद मैं पहला ऐसा बंदा हूँ कि जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुँचा था, और फर्स्ट पर्सन हूँ जो आईएएस बना है। हम्म। तो यही ग्रेटफुलनेस था। तो वहाँ पे बोर्ड में फिर क्वेश्चंस वगैरह पूछा, मैं भी कामली जवाब दिया। नहीं आ रहे थे तो क्या कर सकते, पहले से सीखा था कि भाई सॉरी बोलना है हम्बली। ऐसा करके सब कंप्लीट हुआ, और थोड़ा-सा इंटरव्यू नैरो हो गया था मेरा। 80% क्वेश्चन सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग पे ही चला गया। थोड़ा-सा वहाँ पे भी मैं गड़बड़ हो गया, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस थे, नहीं बता पाया। फिर बाहर आया, आई थिंक आई वाज़ सैटिस्फाइड। मेरे हिसाब से अब इस बात का रिलीफ़ था, चलो खत्म, क्योंकि सेकंड लास्ट डे मेरा इंटरव्यू था, हम्म। जब 16 अप्रैल को, मतलब रिजल्ट भी बस 4 दिन में आ जाता। तो इस बात की रिलीफ़ थी, चलो ज़्यादा वेट नहीं करना है, ठीक है? फिर 4 दिन बाद, 5 दिन बाद रिजल्ट आ गया, और बस उसके बाद जर्नी, द रेस्ट इज़ हिस्ट्री, और सब कुछ चल रहा है। अभी आपने जो जिक्र किया कि सर मेरे को मेंस। और हाँ, हाँ, एक चीज़ और, इंटरव्यू के दौरान मेरे साथ मेरे पिताजी आए हुए थे, मेरा भाई आया हुआ था, ठीक है? मेरे दोस्त थे। तो सब लोगों ने इंटरव्यू के दौरान, मतलब जिस प्रकार का मोटिवेशन देना चाहिए वो सब किया। हम्म। तो एक प्रकार से एक माहौल-सा बन गया, एक इमोशनल मूवमेंट भी बन जाता है ना, हम्म। हम्म। क्योंकि पापा आए हुए हैं, तो पापा का एक रोल रहता है लाइफ में। तो इस प्रिपरेशन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस तरह से, मतलब आई फील्ट वेरी कंप्लीट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, कि जो भी अंदर होता है वो अपनी जगह है, हम्म। बट आई फेल्ट वेरी कंप्लीट। तो ये सभी लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे और इमोशनली सपोर्ट कर रहे थे, राइट, राइट। चाहे वो प्रीलिम से हो या इंटरव्यू तक, सभी जी, स्टेज में। सब में सब। काफी नसीबवान हो यार आप। मैं बहुत नसीब वाला हूँ इस मामले में, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मेरा मानना ये है कि यूपीएससी की जर्नी इतनी टफ है हम्म। कि आपका एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। हाँ। चाहे वो आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकती है। मेरे केस में दोनों, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स दोनों ने मुझे बहुत एक्सट्रीमली सपोर्ट किया। कभी मेरे ऊपर डाउट नहीं किया। अच्छी बात है ना, कि जैसे कुछ लोग ताने देते, करे तेरा नहीं होगा, मुझे कभी सुनने को ही नहीं मिला। हम्म। उनको हमेशा लगता था कि इसके अंदर पोटेंशियल है। तो ये आई एम वेरी थैंकफुल टू और एवरीबॉडी। वो आपने इनके सपोर्ट के बदौलत एट द एज ऑफ 25 साल की उम्र में आपने हासिल किया। जी, जी। बहुत लंबी उम्र है आपको। राइट, राइट। अभिषेक ये बताओ कि बार-बार आप ज़िक्र कर रहे थे पिताजी का और ये सब, तो क्या रोल रहा है फैमिली का आपके इस यूपीएससी जर्नी में? जैसे कि भाई का क्या रोल है, बहन का क्या है, माताजी, पिताजी सभी के बारे में एक बार बता दीजिए, क्योंकि अक्सर इस बात पर कोई फ़ोकस नहीं करता ज़्यादा। राइट, राइट। देखिए, फैमिली का मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूँ, हुँ। तो मेरे पिताजी किसान हैं। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और हमारे यहाँ खेती मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो पिताजी खुद भी बहुत पढ़े लिखे हैं, एमएससी बीएड किया हुआ है। आप सोचेंगे उसके बाद भी किसान है, क्योंकि उस वक़्त की कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन गई कि जॉब में नहीं जा पाए। हुँ। तो इतना ज़्यादा हमारे ऊपर उन्होंने काम किया है, कि मुझे याद है 11th-12th के टाइम पे भी, या फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे भी, वो खुद कैफ़े में जाकर के हमारे लिए मटेरियल सर्च करते थे। हुँ। मतलब वो, उनकी इतनी चिंता रहती थी कि मेरा बच्चा पढ़ेगा क्या? इस लेवल पे उन्होंने काम किया है। हमको हर हर फ़ॉर्म जो निकल रहा है उसके बारे में जानकारी देना, कि ये एग्ज़ाम का ये पढ़ो, एग्ज़ाम का वो पढ़ो। मतलब एक एस्पिरेंट को जो काम करना चाहिए वो पिताजी कर रहे हैं। हुँ। इसके साथ-साथ फाइनेंशियली वो जैसे भी हो सकता था सपोर्ट करते थे, चाहे लोन लेके, चाहे जैसे करके वो सपोर्ट करते थे। और वो खुद भी, उनके जीवन के जो स्ट्रगल रहे हैं, हुँ। वो मुझे बहुत मोटिवेट किया है। ऐसे, क्योंकि पेरेंट्स का स्ट्रगल आपको मोटिवेट करता है। हुँ। तो ये पार्ट रहा है पिताजी का। और उस पिताजी एक लाइन हमेशा कहते थे, जैसे मैं 3 अटेम्प्ट फेल हुआ, तीसरा अटेम्प्ट फेल हुआ, कहते थे कि अरे अभी तो पढ़ने की उम्र स्टार्ट हुई है।
ये नहीं कहते थे छोड़ दो या प्लान बी देखो, कहते थे अरे अभी तो कितनी साल हुई, अभी तो पढ़ने की उम्र स्टार्ट हुआ है, अभी पढ़ो। हुँ, मतलब चौथा अटेम्प्ट भी नहीं होता तो वो यही बोलते हैं अरे अभी पढ़ने की तो उम्र स्टार्ट हुई है। हुँ, इस लेवल पे मोटिवेट करते थे। उसके बाद माताजी का रोल, तो माताजी ने पूरे परिवार को बाँध के रखा। जैसे माँ का रोल ऐसा रहा है कि हर इंसान का केयर करना, हुँ, मतलब हम लोग को सिर्फ़ पढ़ने से मतलब है। पढ़ने के अलावा लाइफ़ की जो चीज़ें हैं, छोटी-छोटी ज़रूरतें हैं, वो माताजी करती थी। पूजा-पाठ करना, जैसे मेरी माताजी भगवान में बहुत ज़्यादा ब विश्वास रखती हैं, तो उन्होंने मतलब जो मेरी जानकारी में है, चूँकि मैं तो पढ़ाई में ही बिज़ी रहता था, मुझे क्या पता, मुझे सिलेक्शन के बाद पता चला कि पिछले 50 50 वीकेंड में 50 बार उन्होंने सुंदरकांड पढ़ा था। मेरे एग्ज़ाम के इंटरव्यू के जस्ट पहले अच्छा। 50 सुंदरकांड उन्होंने कंप्लीट किया था। तो मैं शॉक्ड था क्योंकि काफ़ी वो मोटी-सी किताब है, उसको पढ़ने में 2-3 घंटे लगते भी हैं। फिर मेरा मेरा बिना जानकारी में कितनी उन्होंने पूजा-पाठ करवाया, मतलब ये सब हुँ, बहुत कुछ उनका जो वो कर सकती थी उन्होंने किया। पुण्य का काम उन्होंने पुण्य का काम सब किया, दान करना, लोगों को हेल्प करना, वो सब करती थी। फिर मेरे भाई का रोल अगर मैं बताऊँ, हुँ, तो मेरे भाई का फ़ॉर्च्युनेटली वो भी एनआईटी रायपुर से उसने बीटेक किया, कॉलेज उसका भी अच्छा है। मेरा आईआईटी था, मैंने प्लेसमेंट लिया नहीं। तो मेरे और मेरे भाई में एक डील हुई थी, हुँ, ऐसे मस्ती-मस्ती में, कि वो बोला कि भैया आप पढ़ो, मैं पैसे कमा के आपको पढ़ाऊँगा। हुँ, तो वो 2022 में वो ग्रेजुएट हुआ, उसने कॉलेज में ही प्री प्लेसमेंट ले लिया। ही वाज़ लाइक कि मुझे किसी भी हालत में एक जॉब चाहिए। तो खूब सारे इंटरव्यूज़ दिए, एक कंपनी में हो गया जॉब। तो उसने मुझे फाइनेंशियली फिर सपोर्ट करना स्टार्ट किया, पिताजी के ऊपर से थोड़ा भार कम हुआ। अच्छा छोटे भाई ने छोटे बड़े भाई भाई को पढ़ाया। छोटे भाई ने बड़े भाई को पढ़ाया है। तो ये भी बोल सकते हैं कि छोटे भाई का बड़ा रोल है कि बड़े भाई को आईएएस बनाने में। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि आज के कलयुग के समय में मेरे अंदर भगवान राम की कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन मेरे भाई के अंदर लक्ष्मण जी की सारी क्वालिटीज़ हैं। वो जैसे लक्ष्मण जी क्या दिखाएगा, गुस्सा भी उसी लेवल पे आता था हाँ, कि भैया आप ये क्या कर रहे हो? मारो इसको खत्म करो। और उसके बाद उसी लेवल का प्रेम भी है। हाँ, वो मुझे हर महीने बिना कहे अपनी सैलरी से 15,000 1 तारीख को भेज देता था। अच्छा, मुझे माँगना भी नहीं पड़ता था, मेरे अकाउंट में 1 तारीख को आ जा रहा है पैसा। भाई ने इस लेवल पे सपोर्ट किया है। मैं पढ़ता था तो मुझे घर पे रह के काफ़ी दिन तक पढ़ाई की है। टेबल पे खाना पहुँचाना, भाई ले आता था, बाल्टी पानी भर के ले आ देता था। मतलब सब लोग इन्वेस्टेड रहे हैं इस हुँ, जर्नी में। हुँ, भाई का इस लेवल तक रोल रहा है। उसके बाद मुझे कहना भी नहीं पड़ता था। मैं अगर कहूँ कि ये कोर्स लेना है तो वो ये नहीं पूछेगा कि अच्छा बुरा कुछ नहीं, कितने पैसे चाहिए, बस ये एक स्टेटमेंट होता था। हुँ, तो इस लेवल पर फिर दीदी का मैं अगर रोल बताऊँ तो दीदी का क्या है कि जब मैं प्रिपरेशन कर तब तो उनकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल में ही रहती हैं। लेकिन फिर भी उनको बहुत चिंता रहती थी। जैसे एक बहन का भाइयों के प्रति चिंता कि भाई मेरा क्या कर रहा है? दोनों भाइयों के रेगुलर अपडेट लेना, हुँ, और वो भी अपने लेवल पे जो खोजती थी, कहीं कोई मोटिवेशनल वीडियो बिना मिला तो भेज दिया कि ये वीडियो देखो। हुँ। ऐसे करके तो वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल है, उन्होंने मुझे कुछ भगवान के बारे में चीज़ें बताना, प्रिपरेशन जर्नी के दौरान जैसे एक सपोर्ट होता है, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये मेरी छोटी-सी फैमिली 5 लोग की फैमिली है, सबका अपना-अपना रोल रहा है, और मैं भगवान से थैंक यू कहूँगा कि इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे दोस्त मुझे दिए। अभिषेक जैसे कि आपके पिताजी उस टाइम में एमएससी, बीएड और उसके बाद किसानी कर दी। तो ज़िंदगी में 2 चीज़ होती है, या तो कलेक्टर बनो या तो कलेक्टर का बाप बनो। तो आपने उस कर्ज़े को चुकाया कि हाँ, पिताजी आप कलेक्टर के पिताजी हो गए, कलेक्टर के बाप हो गए। दूसरी चीज़ अभिषेक मैं काफ़ी भावुक हो गया जब हम पारिवारिक बात कर रहे थे, जैसे कि हम काफ़ी दिनों से टच में हैं। तो आपने एक मुझे कहा था कि सर पिताजी ने मेरे लिए मेरे कपड़े भी धोए हैं। यानी पिताजी ने पिताजी के साथ माँ का भी रोल अदा किया है। तो ये कहाँ की स्टोरी थी जो आप मुझे सुना रहे थे? देखिए, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं 9 से 12 तक मैंने सुल्तानपुर में पढ़ाई की है, 9 क्लास से 12 तक। उस वक़्त पापा हम लोग के साथ रहते थे क्योंकि गाँव में कोई स्कूल था नहीं 8वीं तक, तो हम लोग गाँव छोड़ के फिर शहर चले गए थे। हुँ, पिताजी साथ रहते थे, खाना बनाते थे, कपड़े धुलते थे। माताजी गाँव में रहती थी क्योंकि खेती करनी थी, तो माँ गाँव खेती सँभालती थी। पिताजी ये सब सँभालते थे। हम मेरा, मेरे भाइयों का, दीदी का, सबका ख़्याल रखते थे। इसके इसके साथ-साथ मैं मतलब ये वाला रोल तो रहा ही है, और पिताजी ने क्या किया है कि हमें कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। हुँ। हमारे लिए ढाल का काम किए हैं वो। तो बहुत बड़ा रोल रहा है, और ये वही 9 से 12 की बात है। जैसे कि अभिषेक आपने कहा कि 8, 9, 10th का ज़िक्र किया। तो ऐसे ग्रेजुएशंस के बारे में कुछ आपको कहना है कि वहाँ पे आपकी कुछ यादें हो अभी भी, जहाँ आपकी ज़िंदगी को एक पलट दिया हो?
ऐसे कुछ? कॉलेज लाइफ तो काफ़ी अच्छी थी, नो डाउट। हाँ। जैसे कॉलेज में अब आईआईटी वगैरह में जाने के बाद तो इंसान कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट होता है। हुँ, कैंपस अच्छा होता है, हम लोग मतलब यही जो मैंने 5 लोग का ग्रुप बताया था, हुँ, मैं, रोहित, आकाश, अर्पित और विनीश। तो हम पाँचों लोग घूमा करते थे, कैंपस में बहुत घूमते थे। रात के 2-2 बजे तक घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बाहर निकल जाते थे हम लोग, 1-2 दिन बाद आते थे घूम के। मतलब ये सब चीज़ें रही हैं, क्रिकेट खेलना और फुटबॉल खेलना, अलग-अलग हॉबी परस्यू करना। लड़ाइयाँ होती थी हम लोगों में, ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही था। लड़ाई करना, फिर सॉल्व करना, ये सब हुआ है और ये आई थिंक यही सब मिलके एक जर्नी को ब्यूटीफुल बनाता है। तो ये ऐसे होता है कि लोगों को लगता है कि टॉपर है यानी ये काफ़ी स्टूडियस है कि ये पढ़ाई वाला बंदा है। कभी इसने मार-पीट नहीं की हो, कभी शरारत नहीं की हो, तो ऐसे कुछ आपकी इसमें? या आप पढ़ते ही थे खाली? नहीं, मारपीट वाला तो मेरा सीन नहीं था, कैसे पंगे नहीं लेता था मैं। लेकिन हाँ, शरारत के तौर पे वही जो एक इस एज में जो शरारत हो सकती है, इंसान तो करता ही है, अपना मस्ती करता है, ये सब चीज़ें करना है। हाँ, मतलब ये है, मतलब वो स्कूल डेज़ का अगर मैं बताऊँ तो ये तो कॉलेज में था, स्कूल डेज़ में क्या है कि मैं नहीं किसी को मारा हूँ, लेकिन एक टीचर थे, उन्होंने पनिशमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया था मुझे। जैसे अच्छा। मुझे याद है 9th क्लास में ऐसे ब्लैक बोर्ड पे बोला है, सेकंड इक्वेशन ऑफ जो मोशन है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हुँ, बोले इसको डिराइव करो। हुँ, तो उस दिन सर का पता नहीं क्या मूड था, वो सबसे ऐसे ही पूछ रहे थे, डेरिवेशन करवा रहे थे, हुँ, नहीं आया। हुँ, बहुत बुरा मारे थे, हुँ। बहुत बुरा। एक हाथ पकड़ लिए थे ताकि सहला भी ना पाए गाल पे, और दूसरे से मारते थे। ठीक है? बहुत बुरा मारे थे, तो वो मेरे लिए काफ़ी क्रिटिकल मोमेंट था, क्योंकि उस दिन के बाद मेरी पढ़ाई की स्पीड ही बदल गई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो दुगना मोशन हो गया? हाँ, मुझे ऐसा लगता था मुझे उसी पुश की ज़रूरत है। हाँ, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं है कि जिस स्टेट में आप हो उसी स्टेट में रहना पसंद करते हो, अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। हाँ। तो ये एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स था कि तगड़े झापड़ पड़े थे, फिर मैं आया और मैंने बहुत पढ़ाई की। मतलब मेरा ऐसा था कि 1 साल में मुझे चश्मा लग गया। हाँ। 1 साल पहले तक चश्मा नहीं था। फिर मेरे फॉर्च्यूनेटली उसी की वजह से 10th में 10 सीजीपीए भी आए, 10 आउट ऑफ 10। वो इतनी पढ़ाई करने की वजह से, ये एक इंसिडेंट था। बाकी तो मैं पढ़ने में ही डूबा रहता था। ऐसा कोई किसी को परेशान करना, ये सब मैंने कभी नहीं किया। तो सर का एक्सटर्नल फ़ोर्स लगने के बाद आपका सीजीपी बढ़ गया। सीजीपीए बढ़ गया और वहाँ से शायद शायद चूँकि एक बार सीजीपीए अच्छा आया, तो मोटिवेशन मिलता है कि अब अच्छा ही करते रहो ना, तो फिर अच्छा ही होता तो था। कॉलेज में क्या पॉइंटर रहा था आपका? कॉलेज में तो मैं 9 पॉइंटर हूँ, 9.06 मेरा रहा आउट ऑफ 10, तो अच्छा ही था। अभिषेक जैसे कि आपने कहा कि आप पढ़ाई में काफ़ी तरक्की की बाद में, तो इसके साथ आपको हेल्थ इश्यू कुछ हो रहे थे और इस दौरान काफ़ी स्ट्रेस भी हुआ करता था और ये आम तौर पे सभी के साथ होता है। तो हेल्थ इश्यू क्या थे और आपने फिर उससे कैसे कमबैक किया? स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया? मेरा क्या था पता नहीं, मुझे एलर्जीज़ काफ़ी काफ़ी सारी थी, जैसे डस्ट वगैरह से हुँ, एलर्जी, हुँ, फिर टाइफाइड का हो जाना, और फिर लेग सर्जरी हुई थी मेरी, मैं कॉलेज में ही इंजरी थी, उसकी सर्जरी थी, तो वो बार-बार रिन्यू हो जाता था। उसके साथ बुखार वगैरह मुझे काफ़ी फ्रीक्वेंट था। तो ये सब चीज़ें थी, और मैं ठंडी में बहुत परेशान हो जाता था, क्योंकि मुझे ठंडी एक्सट्रीम लगती है, हुँ। गर्मी लगती ही नहीं। मतलब 45 डिग्री भी मैं आराम से सह जाता हूँ। तो इन सब में प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैं क्या करता था, फिर वही बच के रहने वाली बात है कि अपना बाहर ज़्यादा ना जाना, हुँ, एक जगह रहो। फिर थोड़ा बहुत रूम में योगा कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, उसी से मैं मैनेज करता था। हुँ। और चूँकि पढ़ने में बहुत डीपली इन्वॉल्व रहता था, तो अगर बुखार भी है तो अपना पढ़ रहे हैं, ये वाला चल रहा है, तो फिर हो जाता था, पार हो गया। कभी आपको प्रिपरेशन के दौरान ऐसे कभी होता था कि यार स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन हो रही है किस चीज़ की, तो फिर ऐसे जैसे आम तौर पे हमें भी लगता था हम जब प्रिपरेशन स्टेज में थे, तो ऐसे कभी लगता था? हाँ, स्ट्रेस ऑफ कोर्स आएगा, 5 साल लंबी जर्नी रही है, तो इट इज़ नेचुरल टू हैव इट। अगर स्ट्रेस नहीं आ रहा है तब वो दिक्कत है। अगर स्ट्रेस आया तो अच्छी बात है, आया स्ट्रेस, बहुत परेशान भी हुए हैं। लेकिन थैंकफुली मैं सेकंड वाला जो मेरा मेंस हुआ, हुँ, उसके बाद मुझे विपासना से इंट्रोडक्शन हुआ। विपासना ने मेरी लाइफ़ को चेंज किया। मैं डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, और मैं टिल डेट मैं अभी भी हमेशा विपासना करता हूँ, डेली करता हूँ। तो विपासना से स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प मिला। कभी भी स्ट्रेस आ रहा है, इट इज़ अ प्रैक्टिस व्हिच सेज़ कि आप ऑब्ज़र्व करो सेंसेशन को, अपनी ब्रेथ को ऑब्ज़र्व करो। जब भी जैसे आप एंग्री होते हो, तो आप देखोगे आपकी जो ब्रेथ की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। आप बहुत काम हो, तो ब्रेथ की स्पीड भी काम होती है। बिल्कुल। मतलब अगर आप बहुत एंग्री हो और अचानक से आप अपनी श्वास को देखने लगो, आप पाओगे कि आप
1 मिनट के अंदर आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। या बहुत स्ट्रेस ले रहे हो तो आप देखोगे आपकी जो नेचुरल ब्रीथिंग पैटर्न है वो चेंज हुआ होगा। आप उस ब्रीथिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करो, आपका स्ट्रेस तुरंत मैनेज हो जाएगा। ये मैंने सीखा था, मैं 10 दिन का कोर्स किया था विपासना मेडिटेशन का लखनऊ में। तो वहाँ से मुझे जो ज्ञान मिला वो मैंने रेस्ट ऑफ दी 2 अटेम्प्ट्स में पूरा अप्लाई किया और उसी से सब मैनेज हुआ। और साथ में सपोर्ट सिस्टम तो मैंने पहले बताया है, वो सब तो था ही। मैंने भी विपाशना का किया था, इगतपुरी में किया था महाराष्ट्र में, हुँ। और उससे भी मुझे काफ़ी सीखने को मिला था। जैसे कि एग्रेशन तो खत्म ही हो गया था उसके बाद, और काफ़ी हेल्प मिलती थी। तो मैं कई सारे बच्चों को बोलता हूँ कि आप विपाशना को ट्राई करो करके। हुँ। अभिषेक, मुझे आपसे एक जानना है। आज तो आप तो सेलिब्रिटी के तौर पे है, समाज में एक आईएएस है। ये बताओ कि ऐसा क्या सीक्रेट है कि जो इसके पहले आप बताने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन आज खुले दिल से बता सकते हैं? ऐसा सीक्रेट ये मैं कह सकता हूँ। फनी भी चलेगा, हुँ। आप खुले दिल से बोल देना। ऐसा कोई बहुत डीप सीक्रेट तो नहीं, लेकिन एक बात ये है कि देखो, नहीं भी नहाने से सिलेक्शन होता है। वो जो लोग कहते थे डेली नहाओ डेली, क्यों नहाए भाई? मैं तो ऐसा फेज रहा है, मैं अगर बताऊँ आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के दौरान ऐसा रहा है कि 20-20 दिन मैं नहीं नहाया हूँ। अभी इस यूपीएससी के दौरान मैं मुझे नहीं दिक्कत है, अगर मुझे नेचर नेचर में कहा जाए 2-3 चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर दो, हाँ। तो मैं नहाना, खाना ये सब सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, क्योंकि ये मुझे बकवास लगता है। अभी क्या है कि इस यूपीएससी के दौरान मैं कह रहा हूँ कि नहीं भी नहाओगे तब भी यूपीएससी निकलेगा। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, पढ़ने पे ध्यान दो। हुँ। तो इट्स ओके। और आपका मेन जो आप काम कर रहे हो ना वो मैटर करता है, ठीक है? हाँ, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ इससे आ सकते हैं, हुँ। लेकिन रिज़ल्ट और अच्छा आता है। तो फिर इस दौरान क्या करते थे? सबके पास तो 24 घंटे हैं, हाँ। तो आप हमारा नहाने का आधा घंटा चले गया मान लो, साढ़े 30 बचे, तो आप ये आधे घंटे में क्या करते होंगे फिर? गुड क्वेश्चन। देखो, अब नहाने का टाइम बचता है भाई, और दूसरा कपड़े कम गंदा होते हैं। अब एक ही गंदा कपड़े आप पहने हो 10 दिन तक, ठीक है? तो कोई इश्यू नहीं है। कपड़े भी नहीं गंदे हुए और आपका आधे घंटे बच जाए, उस समय आप प्रीलिम सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या करता था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की किताब है, जैसे आपका जो पीवीआईक्यू का बुक आपने लॉन्च किया, प्रीलिम्स मेडिस प्रीलिम्स वाला। उस टाइम में आपके टाइम में हम पीडीएफ दिया करते थे। हाँ, तो उस पीडीएफ का मैं सोचता था चलो आधे घंटे में 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। तो ओवरऑल मेरा फ़ायदा हुआ ना, जो नहा ले रहे हैं उनका नहीं क्लियर हो रहा है। ये भी हो सकता है। मतलब ठीक है, अपनी-अपनी चॉइस है, इट्स जस्ट आई एम टेलिंग इन अ फनी वे। हाँ। बट आप उस टाइम का यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। चलो, आपने मान लो कि उस दिन 10 दिन नहीं नहाया तो आपने 100-200 100 क्वेश्चन कर क्वेश्चन सॉल्व किए एक्स्ट्रा। बढ़िया। आगे बात करते हैं कि जैसे कि खेल-कूद और इस सब से हम पढ़ाई की ओर फिर से चले जाएँगे। देखो, आजकल ये होता है कि बाज़ार में सपने बेचे जाते हैं। कई सारे बिगिनर्स होते हैं, वो बेचारे उनको 3 अटेम्प्ट तक पता नहीं चलता क्या करना है। तो एक बड़े भाई के तौर पे आप इनको कैसा गाइड करोगे कि प्रीलिम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? फिर मेंस पे बात करते हैं। तो प्रीलिम्स के बारे में आप क्या कहोगे? देखो, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ, अगर उससे कुछ सीख पाएँ तो अपनी जगह है। हुँ। देखो, मेरा क्या था 2023 में जब मैं प्रीलिम्स फेल हुआ, तो मुझे झटका तो लगा था, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये क्या हो गया। फिर मैंने क्या किया, मुझे एक दोस्त के ज़रिए पता चला दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट्स के बारे में, आपकी जो कोचिंग है। मुझे उसने बताया कि भाई बहुत सस्ते में और बहुत ही अच्छा मटेरियल देते हैं। हुँ। तो मैंने देखा, जैसे उस वक़्त आपने मुझे पीडीएफ सेंड की थी, पीवाईक्यू की, ठीक है? तो 45 ईयर का पीवाईक्यू एक जगह मिलना और वो भी इस वे में एक्सप्लेन करना कि जो सही ऑप्शन है वो तो एक्सप्लेन कर ही रहे हो, हुँ। लेकिन जो गलत वाला ऑप्शन है क्यों गलत है, ये भी एक्सप्लेन कर रहे हो। तो इससे ना रिवीजन हो रहा है। हुँ। जैसे मुझे ऐसा लगता है वो जो आपकी 3 वॉल्यूम्स हैं, उसको जब मैंने पूरा कंप्लीट किया तो मुझे ऐसा लगा मेरा पूरा सिलेबस ही रिवाइज़ हो गया। ठीक है? तो वो मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे जब मैं प्रीलिम्स फेल हुआ, मुझे जब पता चला, ये मैं ऐसा नहीं कि तुरंत किया, ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स मैंने धीरे-धीरे चीज़ें फिनिश की हैं। तो मैंने ये पूरा रिवीजन किया, साथ में मैं क्या करता था, पीवाईक्यू तो आप करवा दिए पूरा, और उसके साथ आपने बहुत सारी ट्रिक्स बताई, जैसे 50 से ज़्यादा एलिमिनेशन ट्रिक्स आपने मुझे सिखाई। इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि मेरा 23 वाला प्रीलिम्स इसीलिए नहीं निकला, क्योंकि मैं क्या करता था ना, मैं पूरा नॉलेज पे खेलता था। हुँ। मुझे लगता था 10 किताबें ले आओ पढ़ लो, जितना मैं पढ़ लूँगा उससे हो जाएगा, नहीं। यूपीएससी में ना आपको पैटर्न समझना होगा, ट्रिक समझना होगा। ट्रिक काम करता है, जैसे कुछ अफ़वाह है, कुछ लोग मैंने देखा कहते हैं कि अरे ट्रिक नहीं लगता, हुँ। लेकिन ट्रिक ट्रिक कब लगेगा? जब आपका नॉलेज होगा ना। हुँ। ट्रिक लास्ट रिसॉर्ट है। ऐसा नहीं क्वेश्चन देखते ही ट्रिक लगाने लगो। नहीं, मैं क्लास में वही बोलता हूँ कि वही पहला आपका नॉलेज है, आखिरी वाला वेपन है भाई, छोड़ने से अच्छा कि आप रिस्क ले लें। एग्ज़ैक्टली।
तो होता क्या है ना, पहले तो पूरी थ्योरी एकदम अच्छे से घोल के पी जाना है। उसके बाद जो नया क्वेश्चन आ रहा है या जो पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि अच्छा ये तो प्रीवियस ईयर में भी आया है। कई सारे वर्ड्स बार-बार रिपीट हो रहे हैं। अगर ये आइडेंटिफाई कर लो तो वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक्स लगता है। तो वो चीज़ मैंने जब सीखा तो मेरा पूरा जर्नी आसान हुआ और प्रीलिम्स में फिर क्या है 2024 में मेरा सिर्फ़ सिविल्स का कट ऑफ ही नहीं निकला, मेरा फॉरेस्ट का भी कट ऑफ निकल गया। इसके पहले दोनों 2021-22 में मेरा सिर्फ़ सीएसई का कट ऑफ निकलता था, वो भी 1-2 नंबर ज़्यादा रहता था बस। मतलब मैं बॉर्डर पे रहता था। प्योर नॉलेज पे वो निकलता था, 23 वाला नॉलेज फेल कर गया। हुँ, नॉलेज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, नो डाउट। हुँ। लेकिन इसमें आपको कुछ एक्सटर्नल पैटर्न एनालिसिस, पीवाईक्यू एनालिसिस चाहिए ही चाहिए, जो कि मुझे फॉर्च्यूनेटली एक दोस्त के थ्रू आपसे कनेक्ट किया उसने मुझे, हुँ। तो उससे मुझे ये सब बेनिफिट मिला। मुझे याद है, क्योंकि उस टाइम में मणिकांत और बाकी लोग भी लाइट एंड स्कोप बैच में थे। अब मुझे याद आ गया कि जब वो बोलते कि सर हमने ही अभिषेक को भेजा था, तो हमें उन्होंने हमें एक टॉपर दे दिया मानो। अ, जैसे कि अभिषेक सीसैट है ना, ये बड़ी कमज़ोरी है प्रीलिम्स में, कई सारे बच्चों की, इस साल भी वैसे हो गया। तो सीसैट के बारे में आप क्या कहोगे कि किस वे में आप प्रैक्टिस करते थे और क्या सुझाव देंगे, क्या स्ट्रैटेजी बताएँगे? देखिए, मैं आईआईटी बैकग्राउंड से हूँ, हुँ, तो एक ये नेचुरली माना जाता है कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा होगा और था भी 11th-12th में मेरा बहुत अच्छा मैथ था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है इस प्रिपरेशन के दौरान हुँ, साला सीसेट के क्वेश्चन नहीं बनते थे क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, हुँ, चाहे आप किसी भी कॉलेज से हो, कहीं से भी हो, कई बार वो फँसा देते थे। मैं डर गया था 23 मेरा क्या था ना 21, 22, 23 तीनों में जो सीसेट का पेपर था, उसमें मेरे 70s में ही मार्क्स थे। मैं 80 ऊपर कभी गया नहीं था, तीनों बार। आई-आई-टी होके भी? आई-आई-टी हो के भी मैं क्या करता क्योंकि मैं कभी पढ़ता ही नहीं था सीसेट, मैं बिना पढ़े तीनों बार दिया था। तो 23 में जब मैं प्रीलिम्स फेल हुआ, मुझे लगा अब 24 के अटेम्प्ट के लिए मैं ये रिस्क नहीं लूँगा कि मैं 70s में हूँ, हुँ, क्या पता उसी में फेल हो जाऊँ। अब मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया, मैंने कहा मैं इसको करूँगा। तो जब 24 का प्रीलिम्स था, हुँ, तो 24 के प्रीलिम्स के 4 महीने पहले मैंने डेली 1 घंटे सीसेट को देना शुरू किया। डेली एक अरुण शर्मा की किताब आती है, कैट की किताब है, बहुत फेमस किताब है। मैथमेटिक्स और रीज़निंग उसने बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो मैं क्या करता था डेली मतलब डेली एक घंटे मैंने 4 महीने के लिए दिया। हुँ। मैं सीरियसली सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था। फिर मेरा इस बार 100 मार्क्स थे इसमें सीसेट में, वहाँ 70 से मैं 100 तक पहुँचा। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कितना भी मैथ में रहे हों, वीक रहे हों, स्ट्रॉन्ग रहे हों, प्लीज़ आप सीसेट को इग्नोर मत करिए। आपका ये अटेम्प्ट खा सकता है पूरी तरह से। तो आप 1 घंटे दीजिए, आधे घंटे दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोग को बहुत एंग्ज़ायटी है। बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले जो हैं, जिन्होंने मैथ कभी नहीं पढ़ी, मैं उनको कहूँगा अभी से आप 1 क्वेश्चन लगाओ डेली। जब जनवरी से आप ज़्यादा समय देना। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी। मैं क्लास में भी हर बार बोलता था कि आप सीसैट अच्छे से करो, कई सारे बच्चों को बोलता था मैं। जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर है, लेकिन सीसैट में फेल है। तो मेरा ये एक ऑब्ज़र्वेशन है कि जब वो फेल होते हैं ना, तो तुरंत झटका लगता है, तो बोलते हैं कि नहीं सीसैट अब साल भर करेंगे। फिर बोलते हैं कि सीसैट जनवरी से करेंगे, फिर बोलते हैं कि सीसैट अगले महीने करेंगे, अब जीएस निपटा देते हैं, टेस्ट सीरीज़ निपटा देते हैं और फिर बोलते हैं कि आखिरी महीने में करेंगे और आखिरी महीने में फुल पूरा महीने सीसैट 2-2 3-3 घंटे लगाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी सही है या गलत है? कैसे लगता है आपको? देखो, मध्यम मार्ग, बुद्धा का मध्यम मार्ग है। वो सिंपल से गाइड है लाइफ़ का। आप किसी चीज़ को एक्सट्रीम में मत करो, कि आज ही बैठ के पूरा 10 घंटे सुसाइड कर डालते, नहीं। भाई सबको बैलेंस करो ना। हुँ, आप जीएस भी पढ़ो, 1 घंटे जैसे मैंने किया कि 1 घंटे देता, 4 महीने तक दिया। आप सोचो कितना ज़्यादा टाइम दिया मैंने, तो उससे प्रिपेयर हो गया। मैं यही एडवाइस दूँगा, आप अपनी स्ट्रेंथ मैं आईआईटी से होके भी मैंने इतना टाइम दिया, आप सोचो। आप नॉन आईआईटी बैकग्राउंड से या फिर आपकी मैथ्स नहीं अच्छी है, तो आप आराम से 2 घंटे जैसा आपको सही लगे आप दीजिए प्लीज़। हुँ। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, लेकिन आपके बैच में मैंने कहा था कि भई ये टेस्ट सीरीज़ जो दे रहा हूँ मैं लाइट हैंड्स को बैच में, तो ये टेस्ट सीरीज़ खाली मैं मेरी फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन आप इससे अच्छा पीवाईक्यू सॉल्व करो। तो आप उसमें कितना बिलीव कर रहे थे कि सर ये टेस्ट करूँ या पीवाईक्यू करूँ, टेस्ट करूँ, पीवाईक्यू करूँ? मेरा तो ये मानना है कि पीवाईक्यू से अच्छा कुछ नहीं। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि अगर मुझसे कोई बोले 45 टेस्ट लगा लो हुँ। या 45 पीवाईक्यू लगा लो, 45 पीवाईक्यू की मैं कहूँगा वही लगाओ 45 पीवाईक्यू। मैंने अपना 45 इयर्स सॉल्व पीवाईक्यूज़ वो 45 इयर्स का आप सॉल्व पीवाईक्यू करो, आप मतलब चलो 40-45 नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा हो गया, मैं कह रहा हूँ 30 ही कर लो, जितना आपकी क्षमता हो। लेकिन पीवाईक्यू से अच्छा कुछ नहीं। हुँ, पीवाईक्यू आपको ये सिखाता है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। कोचिंग वाला जो क्वेश्चन पेपर है कई बार वो जानबूझ के टफ बनाते हैं ताकि
एक कोचिंग का मार्केट में नाम हो ऐसा करके कुछ, लेकिन PYQ जो है वो यूपीएससी की क्लोजेस्ट डिमांड, उसको करिए प्लीज, वो सबसे बेस्ट है। अभिषेक, दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट के 3 साल में 1000 से ज़्यादा बच्चों ने प्री क्लियर करके मेंस लिखे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर इनमें से कई सारे स्टूडेंट्स लेके आऊँ, जैसे कि मान लो कि आकाश कदम जो अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है, बाकी सब जो लोग हैं, अगर इनको पूछे ना, तो इनके सिविल सेवा के जो पे मार्क्स है, एक्चुअल एग्ज़ाम के वो कहीं ज़्यादा है टेस्ट सीरीज़ के मुताबिक। तो मेरा भी वही कहना होता है कि भैया टेस्ट सीरीज़, मान लो आपको टेस्ट करना है तो रैंडम फुल लेंथ लगाओ, जब आपका पीवाईक्यू होता है तो। लेकिन स्टूडेंट सुनते ही नहीं है। जब आप मानो कि सोना लेके ज़मीन पे ऐसे फैलते-फैलते जाओगे तो लोग बिलीव नहीं करेंगे कि वो ये सोना यहाँ पे पड़ा है। तो मेरे ख़्याल से मुझे भी लगता है कि एक पीवाईक्यू एक वाक़ई वो सोने के लायक है एंड एक गाइडिंग व्हील है। अभिषेक, ये बताओ, प्रीलिम्स में 15 घंटे पढ़ना ज़रूरी है क्या? देखिए क्या होता है, शुरू में तो नहीं, लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, हाँ। ठीक है? एग्ज़ाम नज़दीक है, जैसे प्रीलिम्स अभी मान लीजिए 1 मई को है, हुँ, तो उसके 1 महीने पहले तो 15 घंटे वाली स्पीड आ जाती है। उसके पहले जो वही घटना ना, मतलब 8 घंटे, 10 घंटे बढ़ रहा है। हुँ। जैसे-जैसे एंग्ज़ायटी बढ़ती है, आप अपने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाओ। तो भाई प्रीलिम्स के 1 महीने पहले तक तो मैंने दिया है 15 घंटे, और उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जैसे 1 हफ्ते का ब्रेक ले लो, उसको ब्रेक लेने के बाद आपको देना है 15 घंटे, बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल ना प्रीलिम्स में ऐसा होता है कि जो सीनियर एस्पिरेंट होते हैं, वो 4-4 5-5 साल से जीएस पे होल्ड लेके आते हैं, और जो फ्रेशर्स होते हैं उनको थोड़ा समय लगता है। लेकिन इसमें ना एक छोटी-सी बात देखें तो करंट अफेयर, जो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हर बार सीनियर हो या जूनियर हो उसको पढ़ना ही पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जैसे इंस्टीट्यूशन के बड़े-बड़े बल्कि मैगज़ीन्स होते हैं और बाकी ये सब चीज़ें, तो कैसे क्या आप बताओगे इन लोगों को? देखो मैंने क्या किया, मैं वो बता दे रहा हूँ। मैं क्या करता था, न्यूज़पेपर में डेली पढ़ता था। मेरा श्योर ही था कि 1 से डेढ़ घंटे न्यूज़पेपर को देना है। उसके बाद मैं क्या करता था, एक मंथली कोई मैगज़ीन फ़ॉलो करता था। जैसे मैंने पीएमएफ आईएएस की मंथली मैगज़ीन फ़ॉलो की, ठीक है? तो उसको किया, उसमें हाइलाइट कर देता था अपना कलर से। ऑलरेडी वो मैगज़ीन कलरफुल होती है, तो प्रीलिम्स का अलग कलर, मेंस का अलग कलर वो ऑलरेडी देते हैं। वो हेल्प करता है, बट आपको जो रिलेवेंट है कि आप हाइलाइट कर दो। फिर रिवीज़न के टाइम पे मैं बस वही हाइलाइटेड पढ़ लेता था, मेरा काम हो जाता था। तो मैं ये कहूँगा किसी एक सोर्स पे आप स्टिक करें। जैसे मैंने आपका वो क्रिस्प नोट्स वाला भी पार्ट देखा, क्योंकि वो मुझे हेल्पफुल लगा, लेकिन उस वक़्त मैं उतना टाइम नहीं दे पाया उस चीज़ को। हुँ, लेकिन मैंने क्या किया था, लास्ट में आपको याद होगा मैंने आपसे वीडियो माँगा था, जो 6-7 घंटे का आपने बनाया था, हुँ, कि प्रीलिम्स के जस्ट पहले हुँ। कि क्या करना है। तो प्रीलिम के जस्ट पहले आपने वो इम्पोर्टेंट की 300 साढ़े 300 के आस-पास शायद आपके करंट अफेयर्स के उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। 365 डेज़ की कि न्यूज़ हाँ, हाँ। 365 मिनट्स में। 365 डेज़ वाला था। तो वहाँ पे मुझे याद है कि मैंने 6-7 घंटे में उसको रिवाइज़ कर लिया कि भाई खाना खाते समय देख लो, सो रहे हो को नहीं मन कर रहा है तब देख लो, छत पे टहलते हुए देख लो। ऐसे करके एक वो देखा, साथ में मैं एक मंथली मैगज़ीन जो है साल भर मैंने उसी को फ़ॉलो किया, पीएमएफ आईएएस को फ़ॉलो किया, और मैं उसको क्या करता था, रंगीन अपना रंग कर लो, उसके बाद उसी को बस रिवाइज़ करो। ये मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी रही है, न्यूज़पेपर, ये पीएमएफ की मैगज़ीन, और साथ में वो लास्ट मिनट पे आपका मैंने वो वीडियो फ़ॉलो किया। तो ये सारी चीज़ें थी और इसने काम किया। तो अगर दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट के करंट अफेयर में अगर आपको कुछ और सुझाव देना है कि जो हम आने वाले इसमें उसमें कुछ चेंजेस लेके आएँ? आई थिंक सर वो जो 6 घंटे का वीडियो था, ऑल्दो बहुत सारे पॉइंट्स उसमें कवर थे, लेकिन उसको थोड़ा-सा और लंबा बना सकते थे। जैसे 10 घंटे का कर दो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने पर्सनली फ़ील की थी कि कुछ-कुछ चीज़ें छूट गई थी। हुँ, उसको आप कवर कर दो तो अच्छा हो जाएगा। ऑल्दो वो वीडियो इस वे में अच्छा था कि जब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो चलो देख लो। हुँ। बाकी तो सर उसको आप थोड़ा चेंज कर लें। चलो, हाँ। नोट कर लिया। अगले इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे इसमें। दूसरी चीज़ ये बताऊँ कि जैसे कि हमारे यहाँ समर, विंटर, रेनी सीज़न होता है, वैसे ही एस्पिरेंट का होता है कि 4 महीने प्रीलिम्स करते हैं, 5-6 महीने मेंस करते हैं, फिर मान लो 1-2 महीना इंटरव्यू, और उसी स्टेज में, उसी साइकिल में फँसे रहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये वाक़ई सही तरीका है कि प्रीलिम्स अलग, मेंस अलग, या मेंस या प्रीलिम्स साथ में होना चाहिए, कैसे क्या? वैसे तो सही तरीका ये है कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए। हुँ, ना आपको सब कुछ साथ लेके चलना पड़ेगा। हुँ, लेकिन क्या होता है ना, जब ये डिग्री ऑफ फ़ोकस जैसे अभी से ये प्रीलिम्स अभी खत्म हुआ, हुँ, अब से लेके दिसंबर तक मैं कहूँगा कि मेंस पे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। लेकिन साथ में प्रीलिम्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जब आप जीएस 1, जीएस 2 प्रिपेयर करोगे, हुँ, जीएस 3 प्रिपेयर करोगे, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़ोगे ही, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो पढ़ोगे ही, ना? तो उसमें आपका
तैयार होगा, प्रीलिम्स वाला भी कंटेंट तैयार होगा, लेकिन फोकस मेंस वाले पे रखना। आपको प्रीलिम्स वाले पे क्या करना है, आपको लग रहा है कि फैक्ट है, हम्म। तो आप उस पे अंडरलाइन कर दो, या प्रीलिम्स के लिए एक अलग हाइलाइटर वाले कलर से मार्क कर दो कि ये प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट है। तो दिसंबर तक आपका फोकस मेंस में चाहिए, प्लस साथ में जो भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो उसमें प्रीलिम्स वाला आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनवरी से आपको टोटली, या जनवरी मिड से हम्म। आप टोटली प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि 4 साढ़े 4 महीने की प्रिपरेशन मेरे हिसाब से चाहिए। ठीक है, रिस्क आप नहीं ले सकते। तो आप 4.5 महीने की तैयारी पूरा प्रीलिम्स को दीजिए, हम्म। और फिर लग जाइए पूरी तरह से प्रीलिम्स। उस समय आप मेंस को नहीं पढ़ सकते, हम्म। क्योंकि उस वक्त नॉट कैन नॉट अफोर्ड। आफ्टर मेंस, आफ्टर प्रीलिम्स जब बीत गया, तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको मेंस में उसमें भी जीएस और ऑप्शनल पे फोकस करना है, और एस्से पे भी ध्यान देना है। तो मैं क्या करता था, वीकेंड पे अपना एक एस्से लिख लो, बाकी आप अपना ऑप्शनल और जीएस को 50-50% टाइम दो, 50% ऑप्शनल, 50% जीएस। तब जो है चीज़ें मेरे लिए सेट हुई। अभी आपने एसे का ज़िक्र किया, तो जैसे कि प्रीलिम्स में सीसैट को हल्के में लेते हैं बच्चे और मेंस के दरमियान एसे को लेते हैं। भले एसे के 250 मार्क वेटेज है और मैं अभी देख रहा था कि जिनके 70-80 नंबर है, वो लोग भी सिलेक्ट हो गए यूपीएससी में। तो आपको नहीं लगता कि मेंस में ये एसे में हल्के लेते हैं एसे के सब्जेक्ट को? तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है? एस्से पेपर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एस्से बाकी सब्जेक्ट की तरह ही 250 नंबर का है। हाँ। जितना मेहनत आपको, इनफैक्ट मुझे लगता है जीएस 1 बहुत बड़ा पेपर है। हुँ। इतना स्टैटिक, इतनी थियरी पढ़नी है। उसका हम 25% भी एस्से में नहीं देते। दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच। आई थिंक आप वीकेंड पे पूरा 1 दिन दे दो ना, हर संडे को आप दो, हुँ। तो भी अच्छा टाइम है। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हर संडे को दे रहे हो, पूरा कंटेंट तैयार करो, एस्से लिखो, 2-3 एस्से लिख दो उसी दिन बैठ के, तो आपको सब्सटेंशियल वेटेज देना पड़ेगा। अभिषेक ये बताओ, ये क्या जुगाड़ है एसे एथिक्स वाला जो है ना, एसे एथिक्स ऑप्शनल ये ट्रिपलेट का, कि वाक़ई ये चलता है क्या कि इसको पहले फ़ोकस करो, फिर जीएस 1, 2, 3 को ये कर लो, बाजू में रखो, फिर उसके ऊपर आते हैं। भला टाइम मिला तो मिला, नहीं मिला तो फिर आखिरी में एक-एक छोटी-छोटी नोट्स पढ़ के मेंस को चले जाते हैं बच्चे। आई थिंक यहाँ बात है पैटर्न की। हाँ। जो पैटर्न ऑब्जर्व किया गया पिछले कुछ सालों में, ये देखा गया है कि जीएस 1 और जीएस 3 में ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं। हुँ। मतलब बहुत अच्छे बच्चे भी बहुत ज़्यादा नहीं ला रहे हैं। हुँ। तो लोग क्या करने लगे हैं कि जो सबसे ईज़ी टारगेट है, जैसे एस्से, एथिक्स और ऑप्शनल, ऐसा लगता है कि इस पे अपना कंट्रोल है, राइट? जीएस 1, जीएस 3 में क्या आएगा, कंट्रोल नहीं है आपके पास। तो लेकिन इसके साथ-साथ ये भी एक पैटर्न है कि जीएस 2 और जीएस 4 में भी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। तो मेरा क्या स्ट्रेटजी था, मैं एस्से, एथिक्स, ऑप्शनल, जीएस 2 और जीएस 4 पे मैंने काफ़ी काम किया था। जीएस 1 और जीएस 3 को मैंने इग्नोर नहीं किया था, मैंने उनको भी, मैं कहूँगा कि 15-15% टाइम, 10-10% टाइम दिया है। हुँ। तो उसपे भी मैंने काम किया है, बट ज़्यादा काम मैंने इन 5 चीज़ों पे किया है। वो मेरे मार्कशीट में भी दिख रहा है। अभिषेक, बड़े भाई के नाते आप फ्रेशर्स को क्या सलाह दोगे? कौन से ऐसी चीज़ से दूर रहने के लिए बोलोगे? प्रिपरेशन के दरमियान? कि भई आप ये मत करो, ज़िंदगी भर किया तो भी चलेगा। मैं ये कहूँगा कि मतलब सलाह के तौर पे मैं कहूँगा प्रिपरेशन को एन्जॉय करो। हुँ। ये जर्नी लंबी हो सकती है हुँ। आपकी, यू नेवर नो। तो आप इस जर्नी को एन्जॉय करो। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो डूब के पढ़ो, आप सर्च करो जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, यूट्यूब पे जाके टॉपिक सर्च करो, तो ये एक इंटरेस्टिंग बनाए रखता है प्रिपरेशन को। मज़ा एन्जॉय करना इम्पोर्टेंट है, और क्लैरिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। आप इस प्रिपरेशन को क्यों करना चाहते हो, अगर आपके अंदर ये क्लैरिटी है, हुँ। तो आप अगर डिमोटिवेट हो भी रहे हो तो बहुत जल्दी रिकवर करोगे। डिमोटिवेशन तो सबके अंदर आता है, क्योंकि प्रोसेस बहुत टफ है। इसके साथ ही आपने पूछा कि क्या चीज़ों से दूर रहो? दूर रहो। एक नेगेटिव पीयर ग्रुप से दूर रहो, जो लोग आपको पुल डाउन करते हैं, बार-बार डिमोटिवेट करते हैं कि अरे भाई तेरा थोड़ी होगा, हुँ। या तू तो इस कॉलेज से है, तेरा नहीं होगा। हुँ। मैं तो कहता हूँ जुनैद अहमद सर की अगर आप स्टोरी देखेंगे, उनके कितने एवरेज मार्क्स थे, लेकिन उनकी ऑल इंडिया रैंक आई थिंक 3 है क्या? सही है। 3 है। तो सोचो सर की स्टोरी। अब उनको अगर नेगेटिव पीयर ग्रुप मिल गया, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं अपनी लाइफ में, उनसे दूर रहो। तो एक ये एडवाइस है, दूसरा किसी एडिक्शन वगैरह का सेवन से दूर ही रहो, क्योंकि आपको फ़ोकस करना है। आप किसी भी एडिक्ट करने वाली चीज़ से दूर रहो। साथ में आई थिंक अच्छे दोस्तों को बनाओ, एक अच्छा ग्रुप बनाओ जो आपको मोटिवेट कर सकें। बस यही मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। चलो मैं आपको एक और बात पूछता हूँ, जो यूथ के दिलों की बात है। ये यूपीएससी करने की उम्र 21 से 27 या 30 के बीच में होती है।
यहाँ पे हार्मोन का रोल बहुत बड़ा प्ले होता है। हर कोई नहीं, लेकिन कुछ लोग रिलेशनशिप में भी होते हैं और साथ में पढ़ाई भी करनी होती है। तो इस इसमें आप क्या बताओगे कि इसमें कैसा बैलेंस रहना है, क्या रहना है? फिर वही बात जो मैंने शुरू में कही, मध्यम मार्ग, हाँ, कि जीवन में एक सम्यक तरीका होना चाहिए हर चीज़ को करने का। आप अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ हैं जो बहुत ठीक है, सपोर्टिव भी हो सकता है ना हाँ, पार्टनर, ऐसा थोड़ी कि वो आपको हमेशा पुल डाउन करे तो आप छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, क्योंकि करियर आपका है, ज़िंदगी आपकी है। ठीक है, आप फेल हो गए तो वैसे भी वो चला जाएगा या चली जाएगी, जो भी होगा। तो पॉइंट ये है कि अगर आप हैं, नहीं है, आई थिंक ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। बात ये है कि आप कितना बैलेंस वे में चीज़ों को करते हैं। आप पढ़ाई भी खूब कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको डिमोटिवेशन हो रहा है तो आप बात कर ले रहे हैं, हुँ, ठीक है? और इस वे में एक रखिए, बैलेंस रखिए। ऐसे मैं टोटली अवॉइड करने की बात नहीं करता। इट इज़ ऑल गुड एंड ऑल बैड, ठीक है? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग अंटिल रिजल्ट कम्स, ठीक है? रिजल्ट आने पे सब जस्टिफाई हो जाता है, ठीक है? तो मैं ये कहूँगा कि एक ये समझ होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति आपके लिए सही है, कौन व्यक्ति आपके लिए गलत है, ठीक है? गलत व्यक्ति है तो आप आगे बढ़ें, नहीं है तो आप साथ दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। जैसे आपने 12th फेल मूवी में भी देखा। 12th फेल मूवी में कई ऐसे हैं, जैसे मनोज शर्मा सर हैं, हाँ, ठीक है? उनका यही था ना हुँ, कि एक उनको सही पर्सन मिला, तो उन्होंने हेल्प ली और उनका जर्नी अच्छी रही। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? तो देखो, जैसे कोई चीज़ गलत या सही नहीं होती। आपका नज़रिया क्या है उस चीज़ के प्रति, वो बताता है कि वो गलत होगा या सही साबित होगा आपके लिए, ठीक है? तो आप एक बैलेंस वे में रखिए, स्ट्रिक्ट रहिए अपना, क्योंकि आपकी पढ़ाई प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल जैसे अगर आप ऐसे किसी चीज़ में एंगेज भी होते हो तो पहले नंबर पे पढ़ाई रखो, सेकंड पे उसको रखो और ये सामने वाले को क्लियर कर दो हुँ, 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 कि आप मेरी सेकंड प्रायोरिटी हैं, ऐसे बोल दो, ठीक है? अगर वो इस बात को एग्री करता है तो समझ लीजिए कि वो साथ रहने लायक है। बिल्कुल। नहीं एग्री करता है तो नहीं रहने लायक, ठीक है? तो इस वे में आप थोड़ा मैनेज करिए। अब मैं इस पे क्या ही ज़्यादा ज्ञान दूँ, बहुत से बहुत बड़े-बड़े नहीं, ज्ञानी इसमें बैठे ये हुए हैं। क्या है ना, जो आपने ये 2-4 लाइनें भी कही ना, तो ये हमारे जो छोटे भाई है, जो फ्रेशर्स है, ये इसको सुनते हैं। ये जो हमें जो सुन रहे हैं ना, ये किस विश्वास के कारण हमें सुन रहे हैं। तो ज़रूर आपकी बातों को ये लोग ध्यान में रखेंगे। और एक बात है अभिषेक, क्या कभी टॉपर ऐसे डीमोटिवेट होते हैं? जैसे कि आज आप टॉपर हैं, आज समाज आपको अलग नज़रिए से देख रहा है। क्या आप ऐसे आप देखा है कि काफ़ी डीमोटिवेट हो गए और टॉपर कभी रोया भी है? जैसे आम लोग हम लोग नॉर्मल फ़ील करते हैं जो दुःख और दर्द। अरे भाई, टॉपर भी इंसान ही होते हैं। उनके अंदर भी ह्यूमन इमोशंस होते हैं, सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो ऑफ कोर्स डिमोटिवेट होना, रोना सब अपनी जगह है। लेकिन उनके अंदर एक जुनून होता है, मेहनत होती है, वो सब है, वो उनको सफल करती है। अरे कौन नहीं होता डिमोटिवेट? आप अ, अर्जुन की स्टोरी देखें, आप चंद्रगुप्त की स्टोरी देखें, इतने महान-महान गुरु उनके पास थे, श्री कृष्ण थे, स्वयं आचार्य चाणक्य थे चंद्रगुप्त के लिए। फिर भी अर्जुन और चंद्रगुप्त कितना डिमोटिवेट होते थे, कितनी बार होते थे, रोए भी, हुँ, अस्त्र-शस्त्र सब त्याग दिया कि सर ये कर ही नहीं पाएँगे हम, ज लड़ाई ही नहीं कर पाएँगे। तो ये फ़ेज़ है, सबकी लाइफ़ में आता है। आप इसको ये मत सोचो, इनफैक्ट जिसकी लाइफ़ में नहीं आता वो लकी नहीं है, उसके साथ प्रॉब्लम है। आपकी लाइफ़ में ऐसे स्ट्रगल्स हैं, हुँ, तो आप उनको ओवरकम करें, उसका रास्ता ढूँढें। हुँ, कुछ होता है तरीका, आप ढूँढें कि इससे मैं पार कैसे जाऊँ, रेदर दैन बीइंग स्टक इन दैट, ठीक है? और ऐसे चीज़ें मिल जाएँगी आपको, ऐसे अच्छे दोस्त मिल जाएँगे, गुरु मिल ऐसे गुरु मिल जाएँगे। देखो, मैं मानता हूँ कि हालाँकि कलयुग में क्या है ना कि हर अर्जुन को श्री कृष्ण नहीं मिल पा रहे हैं, हर चंद्रगुप्त को चाणक्य नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि कलयुग का माहौल थोड़ा गड़बड़ है, हुँ, ठीक है? यहाँ पे खुद का ही कई बार श्री कृष्ण बनना पड़ता है, खुद का ही चाणक्य बनना पड़ता है, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। तो ये कहानी है, थोड़ी-सी लड़ाई टफ है, लेकिन फिर भी मेरे एक गुरु हैं आचार्य प्रशांत, मैं उनको ने फॉलो करता हूँ। उनका एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अगर आपके अंदर पात्रता है, अगर आप पात्र हैं, तो गुरु अपने आप मिल जाएँगे। मैं आज तक उस लाइन को सोचता हूँ, मैं कई बार समझता हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन जैसी पात्रता तो पैदा करो, श्री कृष्ण अपने आप मिल जाएँगे। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है? तो वही मैं कहूँगा कि यार, लड़ाई बहुत टफ है, लड़ाई लड़नी आपको है अल्टीमेटली, सब आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन बहुत लड़ना है, बहुत मेहनत है और आप पार निकलेंगे तो आपको एक आप अलग व्यक्ति हो जाएँगे। हुँ। आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा, आप समाज को, चीज़ों को, लोगों को अलग नज़रिए से देखेंगे। तो यही आई थिंक इस जर्नी की ख़ास बात है।
अभिषेक, अभी आपने गुरु का ज़िक्र किया, तो ये बताओ, मैं आपको तीनों स्टेज के बारे में पूछूँगा, प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू। चलो बताओ, प्रीलिम्स में आपको कौन गुरु है कि किसने मदद की? देखिए, प्रीलिम्स में मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट्स मेरे लिए गुरु की तरह रहा है, सच्ची में? सच्ची में। और ऑप्शनल के लिए? ऑप्शनल के लिए शिवा तेजा सर मेरे लिए गुरु की तरह रहे हैं। चलो, प्रीलिम्स हो गया, मेंस में ऑप्शनल हो गया, इंटरव्यू बताओ। इंटरव्यू में एक हेमंत झा सर हैं, हाँ। वो उनको मैं बहुत क्लोज़ली मुझे मानते हैं और मुझे काफ़ी बेटे की तरह उन्होंने चीज़ों को समझाया। तो हेमंत झा सर ने मदद की और ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, तो मैं कहूँगा कि मेरे फैमिली और फ्रेंड्स जिनका मैं पहले ज़िक्र किया हूँ, सबने और टीचर्स ने सबने मुझे एक रास्ता दिखाया आगे बढ़ने का एंड आई एम रियली, रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच अभिषेक, इतने जेन्युइन तरीके से आपने हर किसी का ज़िक्र किया। अब ये पढ़ाई-लिखाई से होके अलग बात करते हैं, हॉबीज़ के तौर पे आप क्या करते थे? हॉबीज़ में मैंने जैसे बताया विपासना मेडिटेशन, हाँ। ये मेरी वन ऑफ द हॉबीज़ है। अदर देन दैट मैं अपने दोस्तों से बातें करना भी मेरी एक हॉबी है। हुँ, घंटों फ़ोन पे बात करना मुझे बड़ा मज़ा आता है। हुँ। तो ये था 2 चीज़। तो आप थोड़े इस टाइप के पर्सन हो कि मूवीज़ भी देखते हो, गाने भी सुनते हो? कोई कंपनी दे देगा तो देख लूँगा, हाँ। मतलब अकेले देखने में तो मन नहीं करता। चलो, अगर आज हम लोग साथ में गए तो कौन-सी मूवी देखनी है? आज आप चलेंगे तो बहुत पुरानी मूवी है थ्री इडियट्स, साथ में बैठ के मैं देख सकता हूँ किसी के साथ भी। थ्री इडियट्स मेरी फ़ेवरेट मूवी है। और गाना गाना हो तो? गाना मूवी तो नहीं लेकिन एक वो आया था सीरीज़, वेब सीरीज़ हाँ। स्कैम करके, उसमें मत कर माया को अहंकार, एक बड़ा अच्छा कबीर कैफ़े का सॉन्ग है। हुँ। बड़ा अच्छा सॉन्ग है कि मतलब अपने मटेरियलिस्टिक सक्सेस को आप एरोगेंस में मत कन्वर्ट करो, दीज़ टू शैल पास, ये भी बीत जाएगा आपका मटेरियल सक्सेस। तो ये गाना मेरे दिल को बहुत छूता है, मत कर माया को अहंकार, तो ये है। काफ़ी फिलॉसॉफिकल वे में आपने इसको बताया, मत कर माया को माया को। अहंकार, हाँ। वाह! ग्रेट। तो भाई साहब, फिर गाँव के लोगों को, यूपी, बिहार के बच्चों को क्या बताओगे आप? कि क्या मैसेज दोगे इस पॉडकास्ट के ज़रिए? मैं ये कहूँगा कि यूपी बिहार ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। हुँ, अभी उस पोटेंशियल को पहुँच नहीं पाया है। हुँ, मैंने देखा बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभा है, हुँ, इतना उनके अंदर ग्रो करने का पोटेंशियल, इतनी चाहत है। मैं देखता हूँ कि कई बार उनको रास्ता नहीं मिलता और वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हुँ। जैसे कुछ कहीं से आजकल ऑनलाइन एजुकेशन आ गया, आजकल आप देखेंगे गाँव-गाँव से रिज़ल्ट आ रहा है। क्यों? यूपी बिहार के गाँव से रिज़ल्ट इसलिए आ पा रहा है क्योंकि पहले एजुकेशन डेमोक्रेटाइज़ नहीं था, अभी डेमोक्रेटाइज़्ड है। हर जगह कंटेंट है। वो बच्चे इतना ज़्यादा उनके अंदर आग है पढ़ने को लेके, मैंने यूपी बिहार के बच्चों को स्पेशली देखा है, आग है एक, कि मुझे कुछ करना है और इनफैक्ट थोड़ा डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में वो साउथ से थोड़ा पीछे है। हुँ। आप देखें जितना भी इंडिकेटर्स है, तो कहीं न उनके अंदर अपने रीजन के विकास को, अपने रीजन को आगे ले जाना, कंट्री में नंबर 1 बनाना, इस तरह की भावनाएँ भी मैंने बहुत सारे बच्चों में देखी है। तो मैं सबसे यही कहूँगा, सबसे मेरा यही मैसेज है कि आपका ड्रीम आपकी लाइफ़ का टारगेट होना चाहिए और आप अपनी इस जर्नी को एन्जॉय करें। आप किसी भी फ़ील्ड में जाएँ, सिविल सर्विसेज़ ही नहीं, आप आर्ट्स में जाएँ, आप इंजीनियर बनें, आप डॉक्टर बनें और बन रहे हैं, बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। तो आप अच्छा काम करें, अपना 100% दें और एन्जॉय करें। अल्टीमेटली लाइफ़ में एक ओशो कहते हैं कि परमात्मा आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितनी गलतियाँ की। वो इतना बड़ा दिल है, वो गलतियों का हिसाब ही नहीं रखता। वो आपसे ये पूछेगा कि तुम्हें सुख के इतने अवसर दिए, तुमने कितने भोगे? कितना तुमने एन्जॉय किया? तो इसलिए जो कुछ कर रहे हो एन्जॉय करो, शायद भगवान भी यही चाहता है। आपने जो कंटेंट का ज़िक्र किया, यूपी, बिहार के बच्चों का जुनून का ज़िक्र किया, मैं आपको बताता हूँ, जब प्रीलिम्स मेड ईज़ी रिलीज़ हुआ था, इंग्लिश मीडियम में, मेरे को इतने फ़ोन आ रहे थे, इतने फ़ोन आ रहे थे कि सर इसको आप हिंदी में लेके आओ। 6 महीने लगे मेरे को किताब बनाने में, और अभी हिंदी में लेके आ रहे हैं उसको सितंबर महीने में। अब हिंदी में हर जगह अवेलेबल होगी, ताकि उन बच्चों के साथ भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उनके सपने को भी साकार करने में कुछ हेल्प हो। हुँ। क्योंकि हिंदी माध्यम का भी परसेंटेज बढ़ जाएगा प्रीलिम पास होने का। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा पहल है आपका कि आप हिंदी वाले बच्चों का ध्यान दे रहे हैं क्योंकि बहुत कम मार्केट में उनके लिए जेन्युइन गाइडेंस अवेलेबल है। अभिषेक जी, फिर उसी गाँव की जो चर्चा कर रहे थे, गाँव में आते हैं, तो आपने कहा कि पिताजी किसानी करते थे, तो आप जब छुट्टियों में घर जाते थे, तो क्या आपने खेती-बाड़ी की? बहुत किया है। मेरे बचपन से दादाजी को मैं इसलिए इतना मिस करता हूँ क्योंकि वो 4 बजे हमको उठाते थे, टाइम पे सुलाते थे, दिन में हमको खेतों में ले जाते थे। मेरी आम की बाग है, आम की बाग हमसे पूरा लगवाया, हम दोनों भाई-बहनों भाइयों से
वो ईंटें ढो के ले जाओ, थाला बनाओ, खेत को जुताई करना, सारा काम करवाया, घास निकालना सब करवाया। मतलब मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है एग्रीकल्चर के बारे में। एक-एक सब्जी कैसे लगानी है, कौन सी सब्जी किस सीज़न में आती है, सब कुछ पता है। क्योंकि मेरे दादाजी ने यही करवाया। तो अभी भी जब भी घर जाता हूँ, अभी मैं सेलेक्ट होने के बाद भी घर गया, तो मैंने काम किया अपने आम के बाग में। क्योंकि वो मेरा रूट्स है, मैं उससे डिटैच नहीं हो सकता। हो भी नहीं पाऊँगा, अगर मैं चाहूँ भी कि मैं एक बड़ा अफ़सर बन जाऊँ, नहीं हो पाएगा कि मैं उसको छोड़ दूँ। वो रहेगा, चाहे बाकी चीज़ें चली जाएँ। अभिषेक, अभी आपने एक रूट्स का ज़िक्र किया, ROOT रूट, रिटर्न टू ओरिजिन एंड लेट्स ट्रांसफॉर्म। तो आप आने वाले दिनों में गाँव के बच्चे और ये जो शिक्षा के इस माध्यम में आप क्या रिवॉल्यूशन लेके आ सकते हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ बदलाव होने चाहिए? देखो, मेरा एक ड्रीम भी है कि मैं एज़ ए सिविल सर्वेंट हुँ, मैं 2-3 चीज़ों पे काम करूँगा। एक है टीचिंग, दूसरा है मेंटल हेल्थ इश्यू। मेरा ये भी फ़ोकस है कि मेंटल हेल्थ इश्यू पे काम करना है। तीसरा एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है, क्योंकि मैंने जापान में 1 हफ्ते की ट्रेनिंग मिली थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। हुँ, तो इन 3-4 चीज़ों पे मुझे काम करना है। एजुकेशन में स्पेसिफिकली मैंने ये देखा है कि टीचिंग स्टाइल कहीं न कहीं उसको उस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। मेरे घर के जस्ट पीछे ही एक प्राइमरी स्कूल है। हुँ, मैं वहाँ गया हूँ, मैंने बहुत सारा ऑब्ज़र्वेशन भी किया है हुँ, कि कैसे पढ़ाया जाता है। बच्चे सीखना चाहते हैं, हुँ। मैंने देखा बच्चे सच में सीखना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनको प्रोसेस को एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं वो। तो टीचिंग स्टाइल हमें और अच्छा करने की ज़रूरत है। बहुत जगह बहुत अच्छा हुआ है। हमको अपने करिकुलम को और मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, इट इज़ ऑलरेडी वेरी गुड पॉलिसी। हमें इसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना है। बहुत अच्छी पॉलिसी, मैंने पूरी पॉलिसी पढ़ी है। हुँ, यानी एक-एक पॉइंट उसमें इतना रिसर्च ओरिएंटेड है। हर लेवल ऑफ एजुकेशन पे, हर लेवल पे उसने बात की है। अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, तो हमारा एजुकेशन रिवोल्यूशनाइज हो जाएगा। हम हमारी लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हम मैक्सिमम लिटरेसी रेट पे पहुंच जाएंगे। और गांव का जो बच्चा है, जो आज जिसके अंदर इतनी क्षमता है, जैसे मैं बता रहा था यूपी बिहार के बच्चे के अंदर प्रतिभा बहुत है, हुँ। वो बस अंदर ही अंदर वो दबा हुआ है। वो हम निकाल पाएंगे अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं अच्छे से। तो एज ए ब्यूरोक्रेट मैं इसी को इम्प्लीमेंट करूंगा और इसी के जरिए रिवोल्यूशन लाने की कोशिश करूंगा। अभिषेक, आप बहुत परफेक्ट पर्सन हो जिससे मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। ये बताओ कि ये रियलिटी या मीथ है? जैसे कि आईआईटीयंस और डॉक्टर्स ये काफ़ी सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी में रादर देन जनरल जो कैंडिडेट है किसी बैकग्राउंड से। आपको क्या लगता है? देखो, मेरा ये मानना है कि क्योंकि क्या होता है ना कि आईआईटी की एग्ज़ाम इतना टफ होता है, या डॉक्टर कोई बनता है तो नीट निकाला है। इतना तो चलो सही है कि वो मेहनत बहुत किया होगा, उसके अंदर मेहनत करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, हुँ, तो वो एक एडेड एडवांटेज है। ठीक है कि जब वो यूपीएससी की जर्नी में आया, तो पहले भी वो 8-10 घंटे बैठ के पढ़ सकता था, अभी उसके लिए 14 घंटे पढ़ना ईज़ी होगा। लेकिन कोई बच्चा जो अभी कभी 8 घंटे बैठ के पढ़ा ही नहीं है, उसके लिए तो मुश्किल है ना। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यूपीएससी एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। क्योंकि यहाँ पे हर इंसान को सोशल साइंस ज़ीरो से पढ़ना है। अगर इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो सोशल साइंस नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? आपको ऑप्शनल पढ़ना है। तो हर इंसान को शुरुआत ज़ीरो से ही करनी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग को थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, फैमिली बैकग्राउंड का एनवायरनमेंट मिल जाता है। किसी के पापा आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है? तो उसके घर में कल्चर है पढ़ने का, उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और कोई है जो एकदम शुद्ध देहात से आया है, कुछ नहीं पता उसको, उसको तो पहले तो समझने में और रिसर्च करने में 1-2 साल बीत जाएगा, हुँ, ठीक है? इन सब का फ़र्क पड़ता है, लेकिन शायद इसीलिए यूपीएससी 6 अटेम्प्ट देती है, कि जिसके अंदर जो दिक्कत हो, हुँ। वो पूरा पूरा करके ख़त्म करके आप 6 अटेम्प्ट तक इसको क्लियर करो। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि सच में अगर किसी के अंदर जुनून है, क्लैरिटी है, किसी भी बैकग्राउंड से हो, गाँव से हो, शहर से हो, अमीर हो, गरीब हो, अफ़सर फैमिली से हो, नॉन अफ़सर फैमिली से हो, इट डज़न्ट मैटर, लड़की हो, लड़का हो, इनफैक्ट लड़कियों का तो और अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है आजकल। हुँ, हुँ। कुछ भी बैकग्राउंड से हो, अगर आपके अंदर क्लैरिटी, तो यू विल क्लियर दिस एग्ज़ामिनेशन विथ राइट स्ट्रैटेजी। स्मार्ट वर्क की बहुत ज़रूरत है, हार्ड वर्क से ज़्यादा इसमें स्मार्ट वर्क चाहिए। जो कर लेता है, फिर वो क्लियर कर लेता है। हमें बहुत गर्व महसूस होता है अभिषेक जब आपकी ये बातें सुनते हैं, जब आपकी जर्नी देखते हैं। ये बताओ कि ये एक रिज़ल्ट का डे है। इससे पहले क्या आप कभी किसी आईएएस, आईपीएस ऑफ़िसर से मिले थे? और इसके बाद किस-किस के साथ मिले? रिज़ल्ट के पहले अब ये था कि मॉक इंटरव्यू में इतने ब्यूरोक्रेट से मिला, हाँ। तो वो तो ऑफ़ कोर्स आईएएस, आईपीएस, आईएफएस उनसे मिला। लेकिन ऐसे कभी व्यक्तिगत तौर से नहीं मिला था। हुँ, फॉर्मल सिटिंग्स में मिला था कि कोई लेक्चर देने आया है, तो देख लिया। लेकिन ऐसे व्यक्तिगत तौर से नहीं मिला था। लेकिन रिज़ल्ट के बाद हुँ, व्यक्तिगत तौर से भी मिला,
जैसे हमारे ज़िले के जो डीएम हैं साहब हैं, एसपी साहब हैं, सबसे मुलाकात हुई और उसके अलावा भी कई सारे आईएएस, आईपीएस से अभी तक मुलाकात हो चुकी है व्यक्तिगत तौर पे, नंबर एक्सचेंज करने तक बात हुई है। हुँ। तो ये पहले थोड़ी था, अब पहले आप मॉक इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप किसी से नंबर भी नहीं माँग सकते। अजीब भी लगता है, क्या क्वालिफ़िकेशन है आपका? हुँ। बाद में ऐसा हुआ तो आई थिंक कि मतलब दोनों ही अप्रोच ठीक है। अभी मुझे भगवान ने ये अवसर दिया है कि मैं लार्जर कम्युनिटी से कनेक्ट हो पा रहा हूँ, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे, शिक्षा ये शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। अभिषेक, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए हम लेके आए हैं रैपिड फायर राउंड के इसमें। पहली चीज़ ये है सीएससी और रिलेशनशिप व्हिच ब्रेक्स पीपल मोर? आई थिंक अगर रिलेशनशिप में कोई ब्रेक होता है तो वो रिकवर कर सकता है, हुँ। इट इज़ ईज़ी। बट अगर कोई सीएससी में ब्रेक हो गया, जैसे किसी का नहीं निकला, लाइफ टाइम फिर वो रिग्रेट बना रहता है, उससे इंसान रिकवर नहीं कर पाता। अगर किसी का 6 अटेम्प्ट खत्म हो गया, तो अब उसको अगला जन्म देना पड़ेगा क्योंकि 6 अटेम्प्ट के बाद अब आप दे नहीं सकते, अगले जन्म में अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस जर्नी को आप सीरियसली लीजिए क्योंकि अगर सीएससी ने ब्रेक किया तो रिकवरी बहुत डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल। दूसरा है वुड यू मैरी समवन स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? आई थिंक ये क्वेश्चन उतना रिलेवेंट नहीं है बिकॉज़ कि इससे क्या लेना-देना कि कोई प्रिपेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो प्रेम की भावना अगर है, हुँ। बेस क्या है? बेस ये थोड़ी है कि कोई प्रिपेयर कर रहा है, कोई अफ़सर बन गई, कोई नहीं बनी, कोई अमीर घर की, गरीब ये बेस तो है नहीं। बेस ये है कि प्रेम है कि नहीं। हुँ। अगर आपका प्रेम है तो डज़न्ट मैटर व्हाट दैट पर्सन डज़, ठीक है? ही हो, शी हो। मेरे हिसाब से दैट इटसेल्फ इज़ द क्वालिफिकेशन टू मैरी। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि यूपीएससी के दरमियान बहुत सारे ऐसे दोस्त सहेली बन जाती है और आगे बढ़ते हैं जीवन में, चाहे वो लवासना हो, कहीं हो, इसलिए पूछा आपसे। हाँ, होता होगा, सबकी अपनी-अपनी स्टोरी है, हुँ। बट मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि वो पर्सन कुछ भी हो सकता है। मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ कि कुछ भी, लो, हाई कुछ भी, बट अगर आपको प्रेम हो गया है, तो आप ज़रूर आगे बढ़िए, ऐसा मेरा मानना है। तीसरा ये है इफ यूपीएससी वाज़ अ पर्सन व्हाट वुड यू टेल देम राइट नाउ? मैं ये कहूँगा कि प्रीलिम्स होते ही आंसर की निकाल दीजिए सबके दिल की बात कही आपने। और ये कहूँगा कि मेंस की जैसे बिहार पीसीएस में बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ कि मेंस की चेक्ड कॉपीज़ वो अपलोड करते हैं। हुँ। इफ पॉसिबल अगर यूपीएससी के इंसान है तो मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि आप भी कॉपी अपलोड कर दो किसके कितने नंबर क्यों आ रहे हैं। हुँ। और यही 2 स्टेज में ये चेंजेस हैं। बाकी तो यूपीएससी इज़ फैंटास्टिक, इट्स अ वेरी न्यूट्रल बॉडी, इट इज़ वर्किंग टू द बेस्ट ऑफ जो भी पॉसिबल है वो बेस्ट कर रहा तो सिलेक्शन के बाद कभी खुद को गूगल सर्च किया? है। खुद को मतलब ऐसे तो कभी थॉट नहीं आया लेकिन एक दिन एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि भाई तुम्हारा जब सर्च कर रहा हूँ तो बहुत वो आ रहा है। हुँ। तो मैंने भी सर्च किया अपना नाम रैंक डाल के तो मैंने देखा पूरा एकदम गूगल पेज भरा हुआ था। हुँ। तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि लगता है मैं थोड़ा-सा जान लोग मुझे जानने लगे हैं, ऐसा हुँ। कुछ हुआ है। हुँ। तो वही एक सेलिब्रिटी टाइप। सेलिब्रिटी टाइप तो नहीं, अभी तो बहुत बड़े-बड़े लोग हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा नाम हो गया है, लोग जानने लगे हैं, ये वाली एक फीलिंग थी। आई थिंक ठीक है, टेम्परेरी है। चलो ये बताओ कि जीवित या मृत व्यक्ति जिससे आपको मिलने का मौका मिलता है, तो आज आप किसके साथ मिलोगे? मैं चाहूँगा कि मेरे दादाजी बहुत मैं उनको मिस करता हूँ, वो अगर होते तो मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा और अगर मुझे एक मैजिकल पावर मिलती तो मैं शायद उन्हीं से मिलूँ, ये मैं चाहूँगा। अगला सवाल आपके लिए रैपिड फायर राउंड फिर से उसी क्वेश्चंस पे लेके आता हूँ मैं, ताकि आने वाले कई नस्लें ये उसी दिशा में आगे बढ़े प्रीलिम्स के लिए। जैसे कि लोगों को होता है कि 45 टेस्ट किया तो सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो बताओ 45 टेस्ट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के वर्सेस 45 इयर्स के सॉल्व पीवाईक्यू। देयर इज़ नो मैच फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खजाना है, ट्रेज़र है। अगर कोई मैं कहता हूँ एक भी टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने का टाइम नहीं है किसी के पास, तो वो सिर्फ़ सारे पीवाईक्यू कर लेना इट इज़ मोर देन इनफ। उसको आप रिवाइज़ कर लो 10 बार और अपनी बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक से उसको चार्ट डालो। उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आई थिंक आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, नहीं कर पाए तो कुछ बहुत अनफॉर्च्यूनेट है इसलिए नहीं क्लियर कर पाए। तभी आपके एंड से जैसे क्या होता है ना, हम अपने एंड से तो सब कर दिया, अब जो है भगवान डिसाइड करेंगे। ये फिर वो वाली स्टेज आती है, फिर दिक्कत नहीं होती। अभिषेक, ये पॉडकास्ट का आखिरी सवाल आपसे, क्या आप कभी लक पर
विश्वास करते हो? जैसे कि कई सारे लोग बोलते हैं कि कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ तो भाई उसके नसीब में नहीं था, सिलेक्शन हो गया तो वो नसीब वाला था। ऑफ कोर्स मैं लक पे बिलीव करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक मैकियावेली का कोट है, हुँ, बहुत फेमस कोट है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। बड़ा बढ़िया कोट है बिल्कुल। कि दोज हु आर ब्रेव इनफ टू परस्यू देयर ड्रीम, हुँ, जो ऐसे ब्रेव लोग हैं जो सारी वो हर चीज करने के लिए तैयार है जो किसी भी प्रिपरेशन में चाहिए। जैसे आप अगर यूपीएससी में, इफ यू आर ब्रेव इनफ टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, टू डेडिकेट 10+ hours डेली, इफ यू आर ब्रेव इनफ टू फॉलो द राइट स्ट्रेटजी एंड मेकिंग नोट्स, आंसर राइटिंग, एवरीथिंग यू आर डूइंग, यू आर analyzing the previous year questions. If anybody is brave enough to do that, I think fortune will favor that person. So in my definition of luck, I believe that luck only comes to you when you have played your total part, when you have given your 100%, then only luck comes into picture. This is my personal story, maybe somebody may differ with this opinion, लेकिन ये ऐसे वही श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म करे चलो, फल की चिंता मत करो। शायद वो यही कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से तो सब खत्म कर दो करके, अपना 100% दे दो। कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते हुँ, उनका है ना, माँ फलेषु कदाचन। तो आप अपनी तरफ से पूरा कर्म कर दो, फिर फल की चिंता मत करो। शायद ये मैंने आचार्य प्रशांत जी को देखा तो उन्होंने वो ये कहते हैं कि अगर आप 100% एफर्ट से कर्म कर रहे हो ना, तो वो प्रोसेस ही फल है। वो जो आपका 100% डूबना उस प्रोसेस में, वो जो एन्जॉय आप करते हो ना, वही रिजल्ट हो जाता है। रिजल्ट बाद में नहीं आता, रिजल्ट तुरंत आ जाता है अगर आप पूरी तरह से डूबे हो। तो कर्म करिए, वही अपने हाथ में है। फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स, नॉट ऑन नॉन कंट्रोलेबल्स। तो ये है, और लक आपका फिर फेवर करेगी। आई थिंक ईश्वर इतना निष्ठुर नहीं है, इतना क्रूर नहीं है कि आप सब कुछ अपना लुटा दें और फिर भी ईश्वर आपकी मदद ना करे। आप करिए, ईश्वर में भरोसा रखिए, क्योंकि लक का इस एग्ज़ाम में भी रोल है। मैं मानता हूँ कि मेरे सिलेक्शन के बाद तो जैसे 78 रैंक नहीं एक्सपेक्टेड थी, मैं ये मानता हूँ कि भाई 50% लक का रोल है। मतलब 50% लोग, बहुत लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं कि अरे भाई तुमने बहुत हार्ड वर्क किया इसलिए आया। बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि नहीं, 50% लक है, भगवान ने कहीं न कहीं मेरा जो लगन है वो देखा होगा, तो उस वे में फिर रिज़ल्ट आया। सो दिस इज़ माय ओपिनियन ऑन लक। वी विश यू वेरी गुड लक अभिषेक। आप 25 साल की उम्र में आईएएस बन गए, तो हम चाहते हैं कि आपको एक चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे देखा जाए भविष्य में, जब हम 55-60 साल की उम्र में रहेंगे। अभिषेक, आज तोहफे के तौर पे आपको एक हम नया एडिशन पीवाईक्यू का गिफ्ट करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस को आपके कलेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू सो मच सर फॉर लेटिंग मी प्रेजेंट माय व्यूज़, बिकॉज़ एस्पिरेंट कम्युनिटी को इस तरह से बातें पहुँचाना, ये मेरे लिए भी एक प्राउड का विषय है। और मैं चाहूँगा कि मैं जिस वे में भी हो सके एस्पिरेंट्स की और समाज की फ्यूचर में भी सेवा करता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।